I guess you are one of the person who is known in India for Elliott wave. मेरे कॉलेज ने जहाँ भेजा था वहाँ पे जो हायरर था वो एलियट वेव एनालिस्ट था। उसने बोला ये सब तो ठीक है, आपको एलियट वेव आता है कि नहीं? मैं बोला नहीं ठीक है, नहीं आता। उसने बोला ये मेरा प्री रिक्विजिट है। मैंने बोला ठीक है सीख लेंगे। बोला सीखने के लिए नहीं चाहिए। आप पहले चार्टिंग हैंड ड्रोन किया, फिर बाद में मेटास्टॉक यूज किया, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग योर एमबीए अगेन। यस, दिस इज अनदर लेवल। बिकॉज बाजार इज प्रोबेबिलिस्टिक। सही बात है। हमें अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है कि वी कैन बी राइट 70% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम। 100 नहीं हो सकता। सही बात। ये तो मान के चलना पड़ेगा। हाँ। इससे मुझे पता चला कि अगले गिरावट के बाद वापस ऊपर जाने ही वाला है। सही बात तो है। अगले गिरावट पे मैं जब बेट लेता हूँ तो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट एंड मेकिंग मनी गोज वेरी वेरी हाई। इंडिया में बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, मतलब एलियट वेव? क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। अब आपका क्या ट्रेडिंग सेटअप है? वेलकम रोहित जी अपसर्च के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपका जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले आपने कहाँ पे कोई मैगजीन में काम करते थे, एंड देन आपने शायद 18 साल शेर खान के साथ में बिताया। तो क्या बता सकते हैं कि आपकी शेयर मार्केट में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपका कैसा जर्नी रहा है टिल नाउ? सबसे पहले बहुत ही धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बुलाया सबके साथ ये शेयर करने के लिए कई चीज़ें, टेक्निकल्स और मार्केट रिलेटेड जो नॉलेज है। और ये मेरा ज्ञान जो है काफ़ी कम उम्र में शुरू हुआ। आई थिंक कॉलेज में मैं था 11th में, जब हम लोग सोचते कि क्या करना चाहिए आगे जाके अपने करियर में, इसके बारे में जब सोचने लगा तो स्टॉक मार्केट के जो पेजेस हैं, शेयर प्राइसेस जो पब्लिश होते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में तभी, अच्छा। उनको देख के मेरा इंटरेस्ट जागृत हुआ कि ये क्या है और ये भाव ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं और इसके बारे में जानकारी ली जाए। तो इस चीज़ को धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट ग्रो हुआ, किताबें पढ़ी। मैंने अपना बीकॉम 93 में जब ख़त्म किया तब मैंने जर्नल्स में काम किया। मैंने ढूंढ के दलाल स्ट्रीट जर्नल को ज्वाइन किया। क्योंकि इनिशियली उस समय पे ऐसा था कि ज़्यादातर रिसर्च जो है वो मैगजीन्स में होता था। पब्लिशिंग जो कंपनियां हैं, क्योंकि 92 से 94 में एक इकोनॉमिक बूम इंडिया में जो चला फर्स्ट राउंड ऑफ रिफॉर्म्स के बाद, उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया था लोगों के कि 10-10, 12-12 मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स खुल गए थे। आप अगर किसी न्यूज़पेपर स्टैंड पे जाते तो आपको भर के फाइनेंशियल डेलीज मिलते। तो आपका सीधा इंटरेस्ट आता है कि चलो इनके साथ काम किया जाए। तो मैंने दलाल स्ट्रीट जर्नल को ज्वाइन किया सबसे पहला काम, और उनके आईपीओ डिवीजन में, क्योंकि 94 के पीक बूम पे एक हफ्ते में 12 से 15 आईपीओस होते थे। तो इतने आईपीओस के बारे में लिखने के लिए लोग चाहिए थे। तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड कि आईपीओ समझा जाए, उनका प्रोस्पेक्टस पढ़ के एक एक चीज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। बट साइमल्टेनियस मेरा इंटरेस्ट जो है फंडामेंटल्स के अलावा चार्ट्स की तरफ भी खींचता गया, क्योंकि मुझे पता चला कि ऐसा एक अलग साइंस है। और भाव को देख के शायद काफी कुछ समझ में आया कि प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड क्या है। सही बात है। तो ट्रेंड एनालिसिस के बारे में भी पता लगाया, और किताबें बहुत ही कम थी। अच्छा, वो टाइम पे टीए के ऊपर और एलियट वेव के ऊपर ऐसी कुछ किताबें? बिल्कुल, एलियट वेव तो दूर दूर तक नहीं। आप थोड़ा बहुत जान सकते थे कि हाँ ऐसा सब्जेक्ट है। फिर मैंने ढूंढ के अपने कॉलेज के प्रोफेसर से मुझे पता चला एक फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राइज करके इंस्टीट्यूशन है, बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक जमाना ही अलग था, लोग पीपल वांटेड टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स, क्योंकि दैट्स व्हेन रिफॉर्म्स हैपेंड, राइट? तो उस मूवमेंट में वो काफी कुछ लिखा जाता था उन जर्नल्स में। तो एक पब्लिशर मुझे मिला विजन बुक्स करके, उनकी किताबों में से। और विजन बुक्स जो है फाइनेंशियल बुक्स, इंटरनेशनल वाले भी इंडिया में लाते थे, अभी भी शायद पब्लिश करते हैं। और बहुत ही कम रेट्स पे। मतलब आप समझिए कि मार्टिन प्रिंग की किताब जो आज 2,500 में बिकती है, मुझे शायद 95 रुपीज में मिली होगी। क्योंकि मेनी ऑफ द पब्लिशर्स वर नॉट कमिंग टू इंडिया, कि इंडिया में मार्केट नहीं है। तो वो अपना लाइसेंस दे देते थे इनको सस्ते में, और ये लोग फिर रिपब्लिश करते थे उसको बहुत ही कम प्राइसेस पे। तो दैट वे यू आर एबल टू गेट एक्सेस टू सम ऑफ द बुक्स। और फिर कई इंडियन पब्लिशर्स की भी किताबें उनकी थी। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू लर्न रीडिंग दोस बुक्स। इमेच्योर था वो टाइम पे तो मार्केट भी, लाइक
बिल्कुल। हम्म। अब कंप्यूटर भी नहीं था, हाँ हाँ हाँ। तो इनिशियली आई मेड ऑल माय टेक्निकल चार्ट्स ऑन ग्राफ पेपर, जो स्कूल ओह। की ग्रीन ग्रीन कलर के ग्राफ पेपर्स होते थे, हम्म। उन पे हाई लो के बार चार्ट्स बना बना के ट्रेंड तो लाइंस आप खींच के हैंड ड्रॉन करते थे पूरे हैंड ड्रॉन, चार्ट्स? पूरे हैंड ड्रॉन। मुझे बाद में पता चला, जब मैं द लास्ट स्ट्रीट जर्नल में वी यूज्ड टू इंटरव्यू अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स, मुझे अच्छा पता अच्छा। चला एक मुंबई में दादर में एक ब्रोकर मिला जो कि 30-40 साल के चार्ट्स कई रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील सबके हैंड ड्रॉन डेली बनाते थे। क्रेजी। वेरी क्रेजी। ओह। बिकॉज कंप्यूटर्स वर नॉट देयर। मेटास्टॉक गॉट इंट्रोड्यूस, आई थिंक मुझे पता चला 92 के बाद या 93 के बाद कि मेटास्टॉक जैसा भी सॉफ्टवेयर है। अच्छा अच्छा। And apparently, when I joined the Wall Street Journal, they were the distributors of Metastock at that point of time. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म यू स्टार्टेड यूजिंग। उसके Yes, पहले आप खुद भी हाथ से बना रहे थे? yes. ओह माय गॉड। तो वहां जाके मुझे मिला मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर उनके यहाँ, क्योंकि they were distributing, तो उनके कंप्यूटर्स पे लोडेड था। और फिर सबसे पहले I got chance to start looking at charts actually with a proper technical software. Then everything went on to computers. Like they had a fundamental platform also. उस पे भी मुझे डेटा मिल जाता था, टेक्निकल डेटा भी मिल जाता था, सबको मैच करके एनालिसिस एक नए लेवल पे जाने की कोशिश वहां से शुरू हुई। इवेंचुअली बट समवेयर जो 94 95 का बूम था इंडिया में, वो कहीं ना कहीं थम गया। इंडिया वेंट थ्रू अ टफ पीरियड बिटवीन 1994 एंड 2000। अच्छा अच्छा। तो इस बीच में कहीं पे जॉब मार्केट भी टाइट हो गई, और मैंने कोशिश किया द लास्ट स्ट्रीट जर्नल के बाद कहीं और कुछ काम करें, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम थी। तो मैंने फिर सोचा चलो एमबीए कर लेते, क्योंकि इवेंचुअली जितने रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल बड़े वाले, अपार्ट फ्रॉम द मीडिया कंपनीज, उनको एक जरूरत थी कि आप फाइनेंस प्रोफेशनल हो। तो मैंने 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए किया, काम छोड़ के। आप पहले चार्टिंग हैंड ड्रॉन किया, फिर बाद में मेटास्टॉक यूज किया, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग योर एमबीए अगेन। यस। ओह, दिस इज अनदर लेवल। 94 में एवरीबडी वांटेड टू डू एन एमबीए इन फाइनेंस। अच्छा। मुंबई में देयर वर ओनली 4 और 5 इंस्टीट्यूट्स जो कि एमबीए देते थे अंडर द मुंबई यूनिवर्सिटी। बाकी आईएम्स थे, तो जगह भी बहुत कम थी आपको पढ़ने के लिए। कंपटीशन वाज ह्यूज, यू कुडंट इजीली गेट एडमिशन। करेक्ट। ये चीज पूरी तरह बदल गई। ओके। मैंने जब 97 99 में एमबीए ज्वाइन किया, तो फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन भी नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं ले रहे थे फाइनेंस। तो फ्रॉम वन एक्सट्रीम की एवरीबडी वांटेड टू बी इन फाइनेंस, टू द अदर एक्सट्रीम व्हेन नोबडी वांटेड फाइनेंस। तो इतना बुरा वो मार्केट गिर गया था कि कई ब्रोकर्स ने भी अपने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए थे, जो रिसर्च के चालू किए थे 94 95 में। सब ब्रोकर्स बंद हो गए थे। सीन ही अलग था। वो सीन इंप्रूव हुआ Y2K के बबल के साथ। सही बात है। So that is when the finance job started to come back, and 97 99 के बीच में जैसे मेरा MBA खत्म हुआ, the tech boom had already taken off, so the job started to appear. In this process between 97 and 99 is where I got introduced to Elliott Wave. Okay. And उसकी भी एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि इनिशियल इयर्स में चार्टिंग वार्टिंग सब सीख लिया। एमबीए के बाद लगा मुझे तो सब आता है। सही बात। तो आप सब आता है सीख के जाते हो जॉब के लिए, आप बोलते हो मुझे ये सब आता है। बट मेरे कॉलेज ने जहाँ भेजा था, दारा शो एंड कंपनी में भेजा था, वहाँ पे जो हायरर था वो एलियट वेव एनालिस्ट था। उसने बोला ये सब तो ठीक है, आपको एलियट वेव आता है कि नहीं? मैं बोला नहीं, ठीक है, नहीं आता। उसने बोला ये मेरा प्री रिक्विजिट है। मैंने बोला ठीक है, सीख लेंगे। बोला सीखने के लिए नहीं चाहिए। तो वो तो जॉब नहीं लगी, तो मैंने खुद जॉब ढूंढा। जैसे मैंने बोला जॉब मार्केट पिकअप हो रही थी, पेपर में एड्स आ रहे थे, अप्लाई किया, दूसरा जॉब लिया। ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग हाउस के साथ था। अच्छा। मुंबई में एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके विद इन अ फ्यू वीक्स मैंने अपने भाई को कॉल किया जो कि यूएस में था। मैंने बोला मुझे एलियट वेव पे बुक चाहिए। अच्छा। क्योंकि उस इवेंट के बाद, उस धक्के के बाद मुझे लगा ये चीज मुझे सीखनी जरूर चाहिए। जैसे कई लोग सोचते हैं, मेरा भी विचार उसी तरह का कुछ था कि एलियट वेव एक प्रिडिक्टिव टूल है, फोरकास्टिंग टूल है। बाजार को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने बोला प्रिडिक्ट नहीं कर सकते करके एलियट वेव को छोड़ दिया। क्योंकि 94 में भी जहां मैंने ज्वाइन किया था द लास्ट स्ट्रीट जर्नल में, कई वहां के एनालिस्ट एलियट वेव को एक्सप्लोर करना शुरू किया था उन्होंने। अच्छा। मुझे लगा यार ये क्या है, 1 2 3 4 5 ये सब नहीं, ट्रेंड फॉलोइंग ही मेन चीज है। मेन चीज है। बट नाउ आई थॉट कि नहीं, तो मैंने एलियट वेव की बुक मंगाई। फिर आपने पूरा पढ़ा वो बुक? पूरा पढ़ा। तो एलियट वेव प्रिंसिपल बाय फ्रॉस्ट एंड फ्रैक्टर, जो कि क्लासिकल एलियट वेव के नाम से ही जाना जाता है, वो किताब उन्होंने छान के वहां से भेजी कि कई किताबें जो हैं वो इसी को रेफर करती हैं। और इसमें जो अप्रोच मेरा रहा, जो कि सबके लिए एक महत्व रखेगा, कि आप अगर इसको नेगेटिव व्यू से अप्रोच करोगे कि ये नहीं चलता है या ये
फोरकास्टिंग नहीं हो सकता, तो शायद आप इसको सीख नहीं पाओगे। करेक्ट तो मैंने करेक्ट एक अप्रोच लिया कि मैं इसको पढ़ता हूँ, ये नहीं सोचता हूँ कि पढ़ के फिर होगा कि नहीं। मैंने करेक्ट। बोला इसको पढ़ता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो लोग क्या बोलते हैं जो ईडब्ल्यू करते हुँ, हैं या फिर जो जिनको सीखना है, वो एक डिलेमा में होते हैं कि ईडब्ल्यू में सब अपने हिसाब से काउंट करते हैं। यस, मतलब ये पूरा सब्जेक्टिव टूल है। यस। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, हुँ, ठीक है? और आई गेस यू आर वन ऑफ द पर्सन हू इज़ नोन इन इंडिया फॉर एलियट वेव। हुँ, ओके, तो व्हाट या। इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? सो एलियट वेव इज़ नॉट कंप्लीटली सब्जेक्टिव क्योंकि हुँ, इसमें रूल्स हैं, अच्छा, ओके? सो देयर आर रूल्स एंड देयर आर गाइडलाइंस। करेक्ट। रूल्स आर 100% फॉलो ही होना है। हुँ, 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 गाइडलाइंस आर इंडिकेटिव जो कि 80-90% ऑफ द टाइम फॉलो होते हैं, बट दे आर नॉट रूल्स। करेक्ट। तो इस बीच में एक कन्फ्यूजन आता है। हुँ, हुँ, हुँ। बट रूल्स के साथ हम लोग सब्जेक्टिविटी काफ़ी हद तक हटा सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। इरेडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, बट ये रूल्स को अप्लाई करते भी हमें मल्टी टाइम फ्रेम पे अप्लाई करना पड़ता है और बारीकी तक अप्लाई करना पड़ता है। करेक्ट। तब जाके एक फाइन लेवल पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमने काफ़ी सब्जेक्टिविटी हटा दी। हुँ, 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 हुँ। बट ये बोलना कि बाज़ार में कुछ भी 100% है, ये भी गलत ये होगा। भी गलत है। बिकॉज़ बाज़ार इज़ प्रोबेबिलिस्टिक। सही बात है। हमें अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है कि सही वी बात कैन है। बी राइट 70% ऑफ द टाइम, हुँ, हुँ, 80% हुँ। ऑफ द टाइम, 100 नहीं हो सकता। सही ये बात तो है। मान के ही चलना पड़ेगा। तो 100 बिकॉज़ 100 नहीं हो सकता, कोई इसको ये बोले कि सब लोग अलग कर रहे हैं, तो ये चीज़ काम नहीं करती है। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए मैंने बोला इसका फिर आप अप्रोच बदल दो। अगर आप सीख रहे हो, आप अप्रोच ये रखो और जो मैंने रखा हुँ, हुँ, हुँ। कि मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, मैंने बोला चैप्टर 1 में जो-जो लिखा है वो मैं अप्लाई करता हूँ। करेक्ट। फिर से चैप्टर 2 में गए, हुँ, उसमें हुँ, हुँ। जैसे चैनलिंग टेक्निक्स आई, मैंने बोला चलो चैनल बनाना शुरू कर दो अपने हुँ, हर हुँ। चार्ट पे। सही है। तो जब आप वो चीज़ करोगे हाँ, हाँ। और मेरा काम वहाँ ऐसा भी था कि मुझे हर हफ्ते हुँ, हुँ, मैं हुँ। सैटरडे को बैठ के मार्केट बंद होने के बाद एक रिपोर्ट लिखता था अच्छा। और हाथ से ही लिखता था और वो फैक्स होता था सिंगापुर ऑफिस को अच्छा, अच्छा। कि ये स्टॉक्स पे क्या-क्या लेवल्स हैं, क्या व्यू है। सो यू यूज्ड टू टेल देम कि यस। दिस इज़ माय ओपिनियन हाँ। अकॉर्डिंग टू ईडब्ल्यू, एलियट नहीं, वेव। वो बाद में आया। अच्छा। पहले मेरा ओपिनियन सिर्फ चार्ट्स पे था। अच्छा, अच्छा, तो मैं अच्छा। एक लाइन में कुछ लिखता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख के फैक्स कर दिया। अच्छा। जब ये एलियट वेव का मैंने इस तरह एप्लीकेशन किया कि नहीं इसको देख के जो समझ रहा है हुँ, हुँ, हुँ। लिखेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। तो इट वेंट फ्रॉम 1 लाइन टू 1 सेंटेंस और हुँ, 2 हुँ, हुँ। सेंटेंसेस। करेक्ट, करेक्ट। जहाँ पे आप बोल रहे हो कि देखो ये यहाँ है बट यहाँ से ऊपर जा सकता है हुँ, हुँ, और हुँ। ये लेवल पे रेजिस्टेंस है या यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ तक जा सकता है। आई कुड से दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स करेक्ट, करेक्ट। जो कि पहले मैं इतनी डिटेल में नहीं लिख पा रहा था। ये फ़र्क जब आया अपने राइटिंग में, तो फिर एक फीडबैक लूप आया लोगों का सही कि यार आप बात है। बोल रहे हो ये लेवल काम कर रहा है, आप बोल रहे हो ये हो रहा है, तो देन यू रियलाइज़ दैट व्हाट यू आर ऑन द राइट पाथ। करेक्ट, 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 सो करेक्ट। बाय एट लीस्ट अप्लाइंग व्हाट यू आर लर्निंग हुँ, हुँ। एलियट वेव में, आई गॉट द पॉजिटिव फीडबैक कि हाँ, ये काम करता है। हुँ, 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 हुँ। समझ गया, समझ बट इसमें मेहनत है और बराबर। उसमें ये मेहनत थी कि पूरे हफ्ते क्योंकि दिस वाज़ नॉट अ डे ट्रेडिंग ऐसा कुछ काम नहीं था। मेरा प्रोप्राइटरी हाउस में बेसिकली इन्वेस्टमेंट हुँ, हुँ। और कुछ लेवल पे आर्बिट्राज अच्छा, अच्छा। इस तरह का काम था। तो काफ़ी समय मिलता था हुँ, हुँ, हुँ। वीकडे में कि आप एनालिसिस करो। अच्छा, तो अच्छा। पूरे टाइम डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स पे एलियट वेव काउंट्स मार्क कर के चैनल्स बना के अ, समझ रहा था कि ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है और उस तरह से वो इम्प्रूवमेंट होता गया, उसकी करेक्ट, रिसर्च करेक्ट, होती करेक्ट। गई। सी अभी कैसा है कि अभी आपके जैसे बहुत चुनिंदा लोग हैं इंडिया में, जो इतना उम्दा काम कर रहे हैं एलियट वेव्स के अंदर, ठीक है? और लोग सीखना चाहते हैं। बहुत यस, सारे सी पहले क्या होता था कि लोगों को पता था कि ईडब्ल्यू क्या है, लेकिन अब जैसे मैं भी देख रहा हूँ ट्विटर पे बहुत सारे लोग ईडब्ल्यू के चार्ट्स डालने लगे एलियट वेव के, तो क्या है कि उसकी जागरूकता बढ़ रही है अभी। तो लोगों को अभी जानना है कि एलियट वेव है क्या? कोई जो बिगिनर है, जिसको एलियट वेव सीखना है, जो टेक्निकल एनालिसिस का टूल है, क्या उसको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं अपन कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जिससे उसको जानकारी मिल सके कि ये एलियट वेव है क्या? इसके जो वेव प्रिंसिपल के यस, रूल क्या हैं? इसकी गाइडलाइन क्या है? और ये जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, उनका साइकोलॉजी को कैसे समाया हुआ है? जिसको यूज़ करके ये वेव प्रिंसिपल बनते हैं। बिल्कुल। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, इसको हुँ, हम हुँ, हुँ। लोग विज़ुअली लोगों को दिखा सकते हैं कि अ, वेव चार्ट्स कैसे दिखते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और इनको बनाने के क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं। तो इससे एक ग्राउंड वर्क हो जाएगा लोगों के लिए कि ये कैसे काम करता है। सही बात है, सही तो बात है। इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। सबसे बेसिक इसका थॉट है हुँ, हुँ, हुँ। कि बाजार का जो ट्रेंड है हुँ, हुँ, हुँ। जिस भी डायरेक्शन में है, अगर मैं बोलूं कि बाजार का ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है, हुँ, तो मैं हुँ। बोलता हूं कि बाजार अप ट्रेंड में है। करेक्ट। एलियट वेव्स में अप ट्रेंड का मतलब होता है हुँ, हुँ, कि हुँ। बाजार
5 वेव्स में ऊपर जा रहा है। ओके और इस 5 वेव्स को हम लोग 1 2 3 4 5 बोलते हैं। ओके तो इसका महत्व ये है कि अगर हम लोग बाजार को 5 वेव्स में ऊपर जाते हुए देखते हैं तो हम मानते हैं कि ये अप ट्रेंड है। बरोबर अगर हम बाजार को 5 वेव्स में नीचे की तरफ जाते हुए देखते हैं हाँ तो हम मानते हैं कि डाउन ट्रेंड है। बरोबर ओके, तो ये 5 वेव स्ट्रक्चर हमारा डिफाइनिंग पॉइंट हो जाता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो समझे कि बाजार गिर रहा है 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 और गिरते गिरते एक पॉइंट पे आ गया जहां से 5 वेव आ पाया। बरोबर तो ये हमारा फर्स्ट सिग्नेचर है कि यहाँ से अब ट्रेंड अब चेंज हो ट्रेंड चुका है। चेंज हो चुका है। ओह अच्छा, गेटिंग इट। तो ये चीज आइडेंटिफाई करनी है हमें अच्छा कि ये 5 वेव्स कैसे काउंट होते हैं और इसके रूल्स है। तो हम लोग रूल्स बराबर। में भी बाद में जाएंगे, बट पहले स्ट्रक्चर समझ लें। तो ये करेक्ट सबसे करेक्ट पहले हमें बताता है कि 5 अप है। अब इसका क्या महत्व है? हाँ 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 इसका महत्व ये है कि अगर मुझे पता चल गया कि ट्रेंड अप है तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगले करेक्शन के बाद ये फिर से ऊपर जाएगा। ओके जैसे ये करेक्शन खत्म हुआ ये फिर से ऊपर 5 वेव्स में जाएगा, ओके ये सर्टेन है। अच्छा, ये मतलब दिस इज गिवन। दिस इज गिवन। ओह तो इस पॉइंट पे ये जब होता है हाँ माय प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड गोज अप। तो correct, सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया हाँ 5 वेव है तो मतलब ट्रेंड ऊपर है। हाँ इससे मुझे पता चला कि अगले गिरावट के बाद वापस ऊपर जाने ही वाला है। सही तो बात है। अगले गिरावट पे मैं जब बेट लेता हूँ हाँ तो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट एंड मेकिंग मनी गोस हायर, गोज वेरी वेरी हाई। क्योंकि अब आपको पता है कि जो ऊपर का जो ट्रेंड था और फिर जो पुल बैक आया वो कंप्लीट हुआ है। हाँ, अब वापस एक नया नया आपका जो 5 वेव स्टार्ट हो रहा है यहाँ यस, से। और वो भी कि 5 में बनेगा। तो ये भी नहीं कि यहीं खत्म हो जाएगा, ये सही भी कि बात ये है। भी 5 में बनेगा। ओके, तो ये सेट है। मैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, और ऑल्सो आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू नो दिस। ठीक है, सो या डेफिनेटली आगे आगे बताइए। तो ये चीज दोनों तरफ भी अप्लाई होगी। हाँ हाँ डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज अप्लाई होगा कि फॉल अगर 5 वेव्स है हाँ 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 ऊपर जाके वापस 5 में गिरने वाला है। करेक्ट करेक्ट तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है हाँ 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 और इसको हम लोग कई बार बोलते हैं दिस इज द थर्ड वेव। तो कई कई जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ ये थर्ड वेव ही प्ले करते हैं कि उनको बॉटम नहीं पकड़ना है। वो कहते हैं ये हो जाने दो, यहाँ से खेलते हैं क्योंकि ये तो सर्टेन है, ये तो होने वाला है। बराबर तो ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करने, इस पे काफी काम किया जाता है। करेक्ट, कहाँ पे But- पुल बैक कंप्लीट होगा। यस, ओके बट इसको जानने के लिए 5 वेव का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है, इसके रूल्स क्या हैं, ये तो जानना पड़ेगा। करेक्ट। तो अभी इसका जो 8 वेव का जो स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5 एंड एबीसी, तो ये आपने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में भी एक्सप्लेन करते हैं। ओके ओके, मैंने 1 2 3 4 5 बताया और जो आप बता रहे थे वो मैंने नहीं बताया कि एबीसी है। हाँ तो इसको पहले समझ लें। हाँ ये जी जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है हाँ इसके अंदर ये जो 1 है ओके ये 1 सच में है कि नहीं। हाँ तो एलियट वेव ये मानता है कि जो ये पैटर्न है 5 वेव्स का और उसके बाद जो नीचे का पैटर्न है जो कि एबीसी में ही होता है, ओके तो इसका जो अंदर का पैटर्न है हाँ वो भी 5 ही होता है। ओ, तो मतलब ये फ्रैक्टल इन नेचर है। फ्रैक्टल इन नेचर है। ओके तो जब हम लोग ये 5 मार्क करते हैं इसका ये भी मतलब है कि ये फर्स्ट वेव है एक हायर डिग्री पे। तो समझिए कि ये डेली चार्ट है, लेट्स जस्ट प्रिज्यूम कि ये डेली चार्ट है। हाँ डेली चार्ट पे अगर मुझे 1 2 3 4 5 दिख रहा है तो ये 5 वेव जो है ये हायर टाइम फ्रेम पे फर्स्ट वेव ही है। करेक्ट करेक्ट उसके बाद ये गिरता है एबीसी में, इसको हम बोलते हैं सेकंड वेव। तो रोहित जी ये हाँ। 1 2 3 4 5 और एबीसी ऐसा क्यों लिखते हैं इसको, मतलब इसको 1 2 3 क्यों नहीं लिखते ऐसे? हाँ हाँ तो जब लार्जर ट्रेंड अप है हाँ ओके तो एवरीथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड अच्छा, के अच्छा। डायरेक्शन में 5 वेव्स में होता है और जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है हाँ वो एबीसी में होता है। ओके 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 बट ये जो एबीसी नीचे भी आ रहा है हाँ इसका भी अंदर का स्ट्रक्चर 5 वेव्स का होता है, 5 और 3 का होता है। अच्छा क्योंकि छोटे डिग्री में ये जब फॉल है हाँ ये तो डाउन ट्रेंड है। बरोबर सही बात है। तो ये जब छोटे डिग्री में डाउन ट्रेंड है तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी छोटा सा एक 5 ही होता है। ओ ओके, अगेंस्ट द ट्रेंड 3 वेव ही होता है करेक्ट और फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड फिर से 5 होता है। तो करेक्ट ए भी एक 5 वेव्स है, बी एक 3 वेव्स है और सी भी एक 5 वेव्स है। तो आप क्या बोल रहे हो कि जो करेक्टिव मूव आएगा और जो करेक्टिव वेव आएगा उसके अंदर भी उसके सब वेव्स और इंटरनल्स हैं। ओ अच्छा अच्छा तो अच्छा, नाउ इसको अब हम हायर डिग्री पे समझते बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है हाँ। ये, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है।
तो इसको हम अब हायर डिग्री पे समझते हैं तो और समझ में आएगा। ओके, ओके। ओके, तो मैं जो डाउन का है उसको हटा रहा हूँ, हाँ, फिर हाँ। आगे जाएंगे। हुँ, सो अगर ये 5 और 3 बना, हमने शुरू में क्या सोचा कि यस, 5 3 बनने के बाद थर्ड वेव तो बनना ही बनना है। सही बात है। 1 2 3 4 5 हुँ। ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, तो ये भी फिर से 5 बन गया। ये जब 5 बन रहा है हुँ। तो हायर डिग्री पे ये क्या है? ये 3 है। तो ओह! 1 बन गया, 2 बन गया, 3 3 बन बन गया, गया। फिर से 4 बनेगा हुँ, 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 हुँ। हायर डिग्री पे, जो कि फिर से एबीसी है। और इसके बाद लास्ट एक 1 2 3 4 5 बनेगा, जो हायर डिग्री पे 5 है। तो मतलब ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है सर ये पूरा? यस, और ये साइकिल हर डिग्री पे है। तो डेली पे भी 5 वेव्स हैं, हुँ। फिर ये बड़ा 1 2 3 4 5 है जो वीकली डिग्री पे हो। हुँ, 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 हुँ। ये पूरा 5 जो है एक बहुत ही बड़ा 1 है। हुँ, हुँ, हुँ। किस ओ डिग्री पे? मंथली पे होगा या बरोबर, क्वार्टरली पे होगा। बरोबर, तो बरोबर। देयर आर ट्रेंड्स व्हिच आर अकरिंग ऑन डेली, हुँ, हुँ, हुँ। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाँ, हाँ। ईयरली। इसका मतलब है कि एलियट वेव एनालिसिस आप हर टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। आप शॉर्ट टर्म ओह! ट्रेडर भी हो सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हो एलियट वेव के हिसाब से। ओह! तो ये नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है बराबर। या सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ के लिए है। तो रोहित जी ये जो वापस मतलब ये अगर आप स्टॉक्स में देखोगे हुँ। तो बहुत सारे स्टॉक्स में ये जो पैटर्न है 1 2 3 4 5 एंड एबीसी ये बार-बार रिपीट होता है। तो ऐसा क्यों है कि मतलब ये क्या मास के बिहेवियर को पूरा समाया हुआ है, ये पूरा कल्मिनेट करता है, क्या चीज़ यस, है ये? यस, आपने बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी कि अगर कुछ पैटर्न दिख रहा है और वो क्यों, बार-बार बनता है हाँ, ये? वो बार-बार बन रहा है और ऐसा ही पैटर्न क्यों बन रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसका बेसिस जो है वो यही है कि जब बहुत सारे लोग, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। सबसे बेस्ट ये चीज़ किस पे काम करती है? इंडेक्स पे बरोबर, या फिर बहुत ही लिक्विड स्टॉक्स पे, क्योंकि करेक्ट। इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है सबसे ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन। यस, यस। लार्ज कैप्स हुँ, हुँ, हुँ। जिनका लार्ज पब्लिक होल्डिंग है, हुँ, हुँ। जिसमें डेली बहुत सारा बाइंग सेलिंग हो रहा है। हुँ, 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 हुँ। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट इज़ अ क्राउड। करेक्ट। थियरी ये है कि अगर कोई भी क्राउड है हुँ। और उसको आप एक एक्सटर्नल स्टिम्युलाई दो, कुछ भी करो, जैसे कि बहुत सारे लोग एक स्टेडियम में हैं और अगर कुछ इवेंट होगा एक स्टेडियम में, हुँ, हुँ, तो हुँ। लोगों का रिएक्शन क्या होगा? तो क्राउड साइकोलॉजी बोल क्राउड रहे हो? क्राउड साइकोलॉजी है। अच्छा, उनका अच्छा। रिएक्शन वैसा ही एक स्टेडियम में और दूसरे स्टेडियम में वही रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि इधर में हुँ। ऐसा करूँगा तो ये रिएक्शन होगा, उधर में ऐसा करूँगा तो तो दूसरा स रिएक्शन सही होने बात वाला है, है। सही बात है। क्राउड का रिएक्शन सेम ही रहता है। हुँ, 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 तो हुँ। क्राउड का रिएक्शन जो सेम है, वही चीज़ हमें बाज़ार में भाव के हिसाब से दिखती है कि ओके, पूरा ओके। क्राउड हर दिन खरीद रहा है, बेच रहा है। हाँ, वो हाँ। किस लिए खरीद रहा है, बेच रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। न्यूज़ पढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेटा भी पढ़ रहा होगा हुँ, हुँ, या हुँ। फिर जनरल न्यूज़ पढ़ रहा है कि इलेक्शंस में क्या हो रहा है, बराबर। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हुँ, हुँ, कभी हुँ। कुछ और इंसिडेंट हुआ, उसकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है। सही सब बात है। लोगों के नटशेल का जो बिहेवियर है वो आता है कि वो फिर उस बिहेवियर को बाज़ार में रिफ्लेक्ट करता है कि चलो कुछ खरीद लूँ, करेक्ट, कुछ करेक्ट। बेच दूँ। हुँ, 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 तो हुँ। ऑल दोज़ इमोशंस, अच्छा, सबके अच्छा। इमोशंस मिल-मिला के बाज़ार में क्राउड बिहेवियर के तौर पे मैप हो जाते हैं। और ये करेक्ट, करेक्ट। क्राउड बिहेवियर जो है 5 वेव्स और 3 वेव्स के पैटर्न में हमें दिखता है। तो आप बोल रहे हो कि दिस एंटायर 8 मूव 1 2 3 4 5 एंड एबीसी इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ क्राउड साइकोलॉजी। बिल्कुल, ओके, ओके। बिल्कुल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे भी मज़ा आ रहा है। अभी रोहित जी इसके थोड़ा अंदर डिटेल में चलते हैं और आपने स्टार्टिंग में बोला कि इसके कुछ रूल्स होते हैं और गाइडलाइंस होते हैं। तो अगर हुँ, वहाँ पे अगर कुछ बात कर सकते हैं बिल्कुल। अपन तो? तो वहाँ जाने के पहले मैं सिर्फ़ एक और चीज़ बता दूँ, हाँ क्योंकि ये जी, हाँ मैंने जी। पूरे अप ट्रेंड का बताया। करेक्ट। ओके, डाउन ट्रेंड हमने छोटे में देखा, बड़े में भी देख लेते हैं, तो ओके, वो ओके। एक क्लैरिटी आ जाएगी हाँ जी, हाँ कि जी। जब ट्रेंड यहाँ से डाउन हुआ, क्योंकि ये बड़ा-सा 5 तो बन गया, बरोबर, तो हमने वहाँ पे भी बोला कि जब ट्रेंड डाउन है, तो डाउन 5 में जाएगा। बरोबर। पर ये जब डाउन 5 बनता है, हाँ जी। इसको हम लोग बोलते हैं ए। इसका मतलब कि ट्रेंड हुँ। खत्म नहीं हुआ। करेक्ट, ओके, करेक्ट। इसका सिर्फ मतलब है कि ट्रेंड डाउन हुआ, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये एबीसी पूरा कंप्लीट करेगा ये। पूरा कंप्लीट करेगा। तो हुँ। 5 के बाद, क्योंकि हम 5 के बाद बाउंस के बाद वापस गिरना ही है ना, दैट इज़ व्हाट वी सेड इन द बिगिनिंग करेक्ट, कि करेक्ट, 5 करेक्ट। वेव्स के बाद थर्ड टाइम तो गिरना ही है। थर्ड वेव हमेशा बनता है। बराबर। यही है थियरी। ओह! 1 2 3 4 5, तो फिर से 5 में गिरेगा ही गिरेगा। अच्छा, अच्छा। उसके बाद ये खत्म होएगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा-सा 1 है, ये बहुत बड़े से एक 2 में कल्मिनेट होता है। तो यहाँ पे बी हो गया ना? यहाँ पे भी हो गया। ओह! तो तो मतलब ये ये पूरा एक पैटर्न बन गया है, जो कि हर डिग्री पे बनता ही जाएगा। बड़ा 1, बड़ा 2, फिर एक और बहुत बड़ा 3। ओके, ओके। और इसमें कॉमन, जैसे मैंने बताया, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है?
थर्ड वेव बनता ही 1 2 के बाद 3 बनेगा हाँ जी, और ए बी के बाद सी बनेगा। बरोबर। तो थर्ड वेव जो है हाँ, आइदर डायरेक्शन में तेजी या मंदी हाँ जी, बनता ही बनता है। ओके। सो थर्ड वेव इज द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम। ओह! करेक्ट, 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 अंडरस्टैंडिंग। तो कई लोग सी हमारी ये नियत रहती है कि हम बॉटम पकड़ लें, टॉप पकड़ लें। हाँ, तो हाँ, कोशिश करेंगे कि जहां पे फाई खत्म हो रहा है वहां से सेलिंग शुरू करें। हाँ, हाँ, हाँ। बट कभी कभी वो फाई थोड़ा लंबा हो जाता है हुँ, तो हुँ, हुँ, पेशेंस टेस्ट कर लेता है। बरोबर। तो कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो ये कहते हैं ये सब छोड़ो, हुँ, हुँ, हुँ। सिर्फ थर्ड वेव खेलो ओह! अच्छा, मतलब क्योंकि ये लोगों तो ने होना ही है। करेक्ट, तो लोगों ने बना के रखा है कि या तो मैं 5 वे भी प्ले करूँगा या या फिर मैं थर्ड वे भी प्ले करूँगा, तो ऐसा भी कुछ है? यस, ओके, 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 तो ओके। ये चॉइस है। अच्छा, आप अच्छा। इसका मतलब नहीं है कि आप वेव 1 नहीं प्ले कर सकते हो या बरोबर। वेव 5 नहीं प्ले कर सकते हो। हुँ, हुँ, बट हुँ। थर्ड वेव इज द मोस्ट सर्टेन वेव, ओके, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है ओके, ओके। और कुछ लोग फिर उसी को प्ले करते हैं। हुँ, 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 हुँ। वो एक अलग ही अप्रोच है। तो ये करेक्ट, बोलना करेक्ट। जरूरी था क्योंकि कई ट्रेडर्स शुरू में यही ढूंढते कि मुझे सिर्फ 100% सही होना है। सही तो है। आपको 100% सही होना है, हुँ, हुँ, 100 हुँ। तो नहीं हो सकता, नहीं हो बट 80 या 90 तक भी पहुंचना है तो आप सिर्फ थर्ड वेव पे कंसंट्रेट करो। बट ओके। यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा क्योंकि आप 1 में कुछ नहीं कर रहे हो। सही है, 2 सही तक है। वेट करना है। फिर 3 में खेलोगे। सही है, पेशेंस रखना पड़ेगा आप बोल रहे हो। यस, पेशेंस अच्छा, रखना तो पड़ेगा। आपने जो सिखाया बोला कि ये 1 2 3 4 5 है, हम्म, दिस इज़ समझ लो डेली टाइम फ्रेम पे यस, और फिर ये जो एक लेवल हायर डिग्री का जो बना 1 और 2 ये वीकली पकड़ लेते हैं और यस, ये जो पूरा 1 2 3 4 5 है इसको मंथली पकड़ के समझ लो कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे 1 और 2 लार्जर डिग्री का कंप्लीट हुआ यस, है। यस, यस। ओह! वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इट कैन गो ऑन टिल क्वार्टरली, ईयरली, जितने अच्छा, बड़ा आपको चार्ट बनाना है, जितनी अच्छा, बड़ी अच्छा। स्टडी करनी है, ओके, वो ओके। आप कर सकते हो। जस्ट लाइक रोहित सर, आप भी एलियट वेव से मार्केट का अगला मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड हु बेटर टू लर्न फ्रॉम अदर देन रोहित सर हिमसेल्फ। अपसर्च के बेसिक्स ऑफ एलियट वेव्स कोर्स में रोहित सर ने एलियट वेव्स का कॉन्सेप्ट, उसके रूल्स और फिबोनाची के कॉन्सेप्ट्स डिटेल में सिखाए हैं, जिससे आप मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन्हें पकड़ सकते हो। ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स एकदम अफोर्डेबली प्राइस्ड है, सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और इस कोर्स के लिए आज ही एनरोल करो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। ओके, ओके। अब इसमें आ जाते हैं रूल्स, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 दिखता तो बहुत यस, अच्छा यस। है हाँ, हाँ, और हाँ। आपने शुरू में बोला कि अलग-अलग लोग अलग-अलग मार्किंग करते हैं। सही बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके। थोड़ा वेरिएशन ज़रूर आ सकता है हाँ, क्योंकि हाँ। अ, पूरे रूल्स लगाने के बाद भी हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा हो सकता है कि शायद 1 या 2 अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ हैं। हुँ, 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 बट हुँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ सही हैं। बात है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ तक हम खुद भी जा सकते हैं, अल्टरनेट काउंट्स के लिए। अल्टरनेट काउंट्स के नाम से। ओके। तो बट इस पॉसिबिलिटीज़ तक हम आए कैसे? हाँ, हाँ, हाँ। तो इनके लिए रूल्स हैं। तो बराबर। इन रूल्स को पहले समझ लेते हैं। ओके, 3 ओके। ही रूल्स हैं। एलियट हाँ। वेव में 3 ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं इन मार्किंग्स को करने के लिए। वाओ! तो ऐसा नहीं है सुपर्ब! कि मैं रैंडमली कुछ भी मार्क कर दूँ। सही है, ओके, सही है। जैसा दिल चाहे, तो नहीं, आप बोल रहे हो कि वो रूल को फ़ॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से तुक्के से ऐसा 1 2 3 4 5 लगा के नहीं नहीं बोल लगा सकते हो सकते, कि ये काउंट है। नहीं लगा सकते। ओह! मैं इसको ये भी बोलता हूँ कि दिस इज़ द आर्ट ऑफ एलिमिनेटिंग, ओह! क्योंकि अच्छा। रूल्स रूल्स का ये मतलब नहीं है कि ये होगा। हाँ, हाँ, हाँ। रूल्स का मतलब ये है कि क्या-क्या नहीं हो सकता। सही बात है। तो जो नहीं हो सकता वो एलिमिनेट हो जाता है सही है, और बच जाते हैं हमारे 1 2 3 अल्टरनेट काउंट्स। सही बात है। तो रूल्स के हिसाब से हमें एलिमिनेट करना है कि हाँ, ये नहीं हो सकता। सही है, सही है। ओके, हुँ, तो हुँ, अभी हुँ। तीनों रूल्स को समझते हैं। मैं देयर आर 3 तैयार हूँ रूल्स। सीखने के लिए, हाँ। 3 रूल्स इन एलियट वेव, 1 2 एंड 3, 3 ही हैं। हाँ। और ये 3 रूल्स डिफाइन करते हैं कि हमारा ये जो इम्पल्स वेव है 1 2 3 4 5, हुँ। इसको कैसे मार्क किया जाए। तो एक बार इसको पूरा डिलीट करके रोहित जी क्योंकि आप इतना सिंपल तरीके से और सटल तरीके से समझा रहे हो ना कि मेरे को बहुत मजा आ रहा है। तो एक बार इसको पूरा मिटा के और आप रूल लिख के फिर वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल, ओके। चलो वैसे ही करते हैं। तो we'll say rule 1, rule 2 and rule 3. हाँ, हाँ। ओके, हुँ, हुँ, हुँ। रूल नंबर 1 है, बहुत ही हुँ, सिंपल है और हुँ, ये हुँ। बेसिक डाउ थियरी के हिसाब से है। अच्छा, अच्छा। डाउ थियरी में हमने बोला है कि भाव जो है हायर हाई हायर लो बनाना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? एक ट्रेंड में जाता है तो हायर बॉटम हायर टॉप, हाँ, हायर हाइज़ है एंड ना? हायर हायर लोज़। हाई हायर लो। हाँ, हाँ, तो हाँ। इसी चीज को एलियट वेव ने, आर एन एलियट ने कैसे डिफाइन किया? इसने बोला चलो भाव जहां से भी शुरुआत हो रही है, एक अच्छा, पॉइंट अच्छा। गिरते गिरते एक पॉइंट जीरो आया जहां से अप ट्रेंड शुरू हो रही है। हुँ, 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 ओके, हुँ। अगर ये इस डायरेक्शन में गया, हुँ, हुँ, हुँ। ओके, और मैंने बोला ये वेव 1 है, ओके। तो सबसे पहला रूल है हुँ, कि हुँ। वेव 2
वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे नहीं जा सकता। ओ तो वेव 2 जो है ये हायर लो ही बनाएगा, चाहे इधर तक हो चाहे यहाँ तक भी आ जाए, ओके कोई बात ओके नहीं, ओके नीचे तक ले आओ। मतलब आप बोल रहे हो कि जहां से वेव वन का जो स्विंग लो है हाँ और जो वेव वन का जो स्विंग हम्म, हाई है, मतलब स्विंग लो के नीचे नहीं जा सकता नहीं वेव जा टू का सकता। करेक्शन। हाँ ये ओके अगर 0 पॉइंट है, इसके हाँ नीचे तक 2 नहीं जा सकता, इससे तक आ सकता है। ओके ये 100 है, ये भी 100 हो सकता है, ओके बट ओके 99.99 भी नहीं हो सकता। ओ अच्छा अच्छा तो ये कट ऑफ पॉइंट हो जाता है। ओके इसका मतलब कि अगर इसने यहाँ से भी ऊपर अप ट्रेंड शुरू किया हाँ चलेगा। ओके ओके तो ये मैं समझ गया कि आपने बोला कि जो वेव टू होगा दैट विल नेवर गो बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव ए। यस ओके वेव ओके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव 1। बराबर बराबर हाँ हाँ वेव वन या तो वेव 1 के नीचे नहीं जाएगा, तो ये हाँ कट ऑफ पॉइंट है। अगर यहाँ से नीचे चला गया हाँ तो एलिमिनेट हो जाएगा कि 1 नहीं है 2 भी नहीं है, ओ तो फिर इसको वापस तो कुछ और करना पड़ेगा। ओके मैं वो कुछ और के बारे में सोचेंगे। ओ तो इसको टाइम देना पड़ेगा वापस। हाँ ओके 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 अब सोचते हैं कि चलो 1 बन भी गया तो अब क्या। हाँ ओके हम्म तो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे 2 बन गया ओके और यहाँ से 3 शुरू हो जाता है। हम्म हाँ फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड रूल पे। ओके सेकेंड रूल ये बोलता है कि हमने अगर 1 और 2 मार्क कर दिया, हम्म ओके, जब ये 1 के ऊपर गया और ये 3 है, ओके, हाँ 1 के ऊपर निकल गया 3, ओके तो जब 4 बनेगा, ओके ओके, अब ये डाउ ट्रेंड के हिसाब से तो हायर अप ट्रेंड हो गया, क्योंकि बराबर डाउ ट्रेंड में नया ये है स्विंग कि हाई बना नया ये स्विंग स्विंग लो बना हाँ लो भी बन गया हाई भी बन गया, हाँ जी तो हाँ अप जी ट्रेंड तो आ गया। हाँ तो जी अप ट्रेंड को हम लोग थर्ड वेव बोल रहे हैं। ओके अब ये थर्ड वेव बनने के बाद हम्म जब गिरेगा तो फोर्थ वेव बनेगा। सही बात है सेकेंड रूल ये बोलता है हाँ कि फोर्थ वेव हाँ फर्स्ट वेव के नीचे नहीं आ सकता। ओके सो आप बोल रहे हो कि जो फोर्थ वेव होगा वो दैट विल नेवर गो इन द टेरिटरी ऑफ द वेव वन। यस ओ सिमिलरली चाहे एक पैसे से भी नहीं। मतलब आप बोल रहे हो कि ये पत्थर की लकीर है, पत्थर की रूल लकीर है। बोले तो रूल है। हाँ, रूल है तो रूल है। अच्छा इसलिए आपने स्टार्टिंग में बोला कि वो 99.9 भी नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। वाओ सुपर्ब सुपर्ब अच्छा अच्छा तो अगर ये इसके नीचे चला गया हाँ तो ये 3 नहीं है और ये 4 नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। ओके तो वापस ओके इसको रीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे? वो चीज बाद में देखते हैं, ओह क्योंकि अच्छा पहले सॉरी रूल समझ सॉरी लें, अच्छा क्योंकि क्या है लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सही बात है तो इसका कहीं पे मतलब इसका यही है कि कहीं पे ये चीज या तो खत्म नहीं हुई है हाँ या फिर ये करेक्टिव पैटर्न था, सही ये बात शायद है तो ये एबीसी था, वो चीज हमें सोचनी पड़ेगी। सोचनी बट पड़ेगी। ये इतना तो हो गया कि एलिमिनेट है, ये नहीं हो तो सकता। आप बाय एंड लार्ज बता रहे हो कि मतलब ये थ्योरी कैसे चलती है और कैसा यस क्या है। यस ओके पहले ये समझ लेना, क्योंकि ये रूल्स जो है इम्पल्स पे अप्लाई होते हैं। सही तो बात है इम्पल्स वेव मुझे मार्क करना है, तो कैसे करना है? सही बात है तो अगर ये हायर बॉटम से रुक जाता है बिना 1 के नीचे गए और हाँ वापस ऊपर जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये 4 ही था ओके और ये अब 5 बन रहा है। ओ अच्छा इसमें एक और रूल है अब, हम्म तीसरा रूल। आप तो मतलब बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ते जा रहे हो। ये रूल है कि, और ये सबसे कंफ्यूजिंग रूल है, क्योंकि कई बार ट्विटर पे इसी चीज पे डिबेट हो जाती है। हाँ थर्ड रूल ये है हाँ कि जो थर्ड वेव है, हाँ ओके, और थर्ड वेव मतलब जो डायरेक्शनल वेव्स हैं, 1 3 और 5 डायरेक्शनल है, 2 और 4 बराबर करेक्शन है करेक्शन है ना? तो 1 3 और 5 के बीच में जो थर्ड है हाँ वो सबसे छोटा नहीं हो सकता। ओके तो आप बोल रहे हो कि थर्ड वेव कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट। कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट। ओके तीनों में से छोटा नहीं हो सकता। अब डिबेट लोग क्या करते हैं, छोटा नहीं हो सकता मतलब सबसे लंबा होता है, ये डिबेट होता है। सही है लोग कहते हैं थर्ड वेव मस्ट बी द लॉन्गेस्ट, हाँ। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ओके ओके लॉन्ग होने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट नहीं हो सकता। करेक्ट तो ये चीज सेट करता है कि अगर 1 2 हुआ हाँ और मैंने बोला ये 3 4 है हाँ और ये ऐसे चला गया, ओके ये मैंने ऐसे मार्क किया है, तो ये तो गलत है। ये गलत हो गया, क्योंकि Okay. थर्ड तो सबसे शॉर्ट है, हाँ तो मतलब ये थर्ड हो ही नहीं सकता। अभी आपने समझाया कि थर्ड रूल है कि वो सबसे बड़ा होगा Yes. और ये तो छोटा दिख रहा है, यस तो ये एलिमिनेट हो गया पूरा। ये एलिमिनेट हो गया। ओ तो इसका ऑल्टरनेट, जैसे आप पूछोगे कि इसका फिर मतलब क्या है, हाँ। तो इसका मतलब है कि या तो थर्ड इज स्टिल फॉर्मिंग, या तो थर्ड अभी भी बन ही रहा है, ओके ओके या फिर कुछ और बात है क्या, सही वो बात पता लगानी पड़ेगी। ओके बट ओके 3 4 नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड शॉर्ट हो गया। ओके ओके और समझो कि यहाँ पे वेव 1 बड़ा है ओके 3 छोटा है। हाँ 3 छोटा है और 5 उससे भी छोटा है। ऐसा भी कुछ होता है ना? यस ऐसा भी होता है।
3 और छोटा हो गया और 5 और छोटा हो गया। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। ये रूल मीट हो रहा है? यस। हाँ, 2 नहीं टूटा। नीचे नहीं ये गया। रूल मीट हो रहा है, इसके नीचे नहीं गया। वेव की 1 की टेरिटरी में नहीं ये गया। रूल मीट हो रहा है, हाँ 3 सबसे शॉर्ट नहीं है क्योंकि 5 शॉर्ट हो गया। बराबर। तो यस, ये गलत नहीं है। ओह! तो अब इसके बाद में करेक्टिव फेज़ आएगा। इसके बाद में फिर से करेक्टिव फेज आएगा, ए, बी और सी। सुपर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही सिंपल है हाँ, हाँ, हाँ। रूल्स, बट एप्लीकेशन इसको जब हम लोग करते हैं, हाँ, मतलब हाँ, हाँ। लोग कहीं पे भी मार्क करते हैं 1, 3, 5, बराबर। इससे ये एलिमिनेट हो जाता है कि हाँ ये नहीं हो सकता है तो क्या ये हो सकता है, ये नहीं हो बराबर। सकता है तो क्या ये हो सकता है, और इसको फिर करते 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 सही काउंट बैठ जाता है कि हाँ अब सही 5 बना मेरा। ओके, समझ गया, समझ गया। तो ये आपने अभी जो समझाया ये रूल्स थे, यस, ओके? और आपने एक और चीज़ मेरे को याद है एट द बैक ऑफ माय माइंड कि आपने बोला कि 2 चीज़ होती है सुनील, एक होते हैं रूल्स और दूसरा होता है गाइडलाइंस। यस। मैं बहुत मैं बहुत अब इच्छुक मैं हूँ वो पूरे जानने के लिए। गाइडलाइंस में नहीं जाऊंगा हाँ, क्योंकि गाइडलाइंस करीब 10 हैं। आप ओके, मोटा-मोटी 2-3 जो भी हैं जो मेन तो यूज़ में आती है। एक गाइडलाइन मेरे हर पोस्ट में दिखता है, अगर कोई भी कहीं पे भी पढ़ेगा, ओके, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, हाँ, अ, मैं कई बार इक्वालिटी का प्रिंसिपल यूज करता हूँ। ओके, तो इक्वालिटी का जो गाइडलाइन है हाँ, वो ऐसा है कि 1, 3 और 5 के बीच में हुँ, अ, 2 वेव्स जो हैं दे हुँ, टेंड टुवर्ड्स इक्वालिटी। इसका ओके, मतलब है कि या तो 1 और 3 इक्वल है हाँ, या 1 और 5 इक्वल है। ओके, तीनों इक्वल रेयरली होते हैं, ऐसा अच्छा, नहीं कि अच्छा। नहीं हो सकता, हाँ, 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 बिकॉज़ इट्स अ गाइडलाइन, इट्स नॉट अ रूल, बराबर, सही बात बट है। जनरल प्रिंसिपल ये है। ओके, 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 तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम लोग कहीं पे देख रहे हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 लंबा सा बन गया, हाँ, हाँ, हाँ। ओके, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि तो फिर अगर 3 इतना बड़ा बना है, हुँ, 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 ओके, हुँ, हुँ, हुँ। तो 5th वेव जो है शायद फर्स्ट वेव के इक्वल होगा। ओह! सो एक उसमें टारगेट सेटिंग हो जाता है माइंड में, और ये इसका ये मतलब नहीं है कि होना ही है, सी हाँ, दिस इज हाँ। द रॉन्ग थॉट ओके, कि ओके। 5 जो है उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हाँ, है, अच्छा। बट वो हमें गोल पोस्ट दे देता है कि 5th वेव जो है फर्स्ट वेव के ओ इक्वालिटी में इक्वालिटी जाएगा। में जाएगा। तो वो एक ओके। हमें एक मेंटल टारगेट आता है हुँ, 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 कि हुँ, हुँ। चलो ये हो सकता है। तो बराबर, सिमिलरली हम लोग जब 1, 2, 3 भी करते हैं तो शुरू में सोचते हैं कि चलो थर्ड वेव जो है बराबर, वो एटलीस्ट फर्स्ट वेव के इक्वल तो हो ही सकता है, बराबर। बड़ा हो गया तो हो गया, हुँ, 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 इतना हुँ। तो हो ही सकता है। बराबर। तो एक वो थॉट प्रोसेस आता है। सो दिस इज वन ऑफ द गाइडलाइंस कि या हाँ, तो हाँ, 1 हाँ। और 3 इक्वल है या बराबर, 1 और 5 इक्वल होंगे। बराबर। सिमिलरली अगर एबीसी भी करेक्शन हो रहा है हाँ। तो सी और ए जो है वो इक्वल हो सकते हैं, अच्छा लेंथ में इक्वल होंगे। लेंथ में इक्वल होंगे। ओह! और ये इक्वालिटी सिंस आपने पूछा तो एक और चीज लोगों को पता जाए हाँ कि जी, हाँ जी। वेव मार्किंग्स हम लोग पूरा करते हैं लॉगरिथमिक स्केल्स पे। ओके, जब लॉगरिथमिक स्केल्स पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली लॉगरिथमिक स्केल का मतलब होता है परसेंटाइल स्केल। ओके। अरिथमेटिक स्केल का मतलब होता है पॉइंट स्केल। पॉइंट का मतलब है कि अगर भाव 10 रुपए बढ़ गया तो हाँ, 10 रुपए इज 10 पॉइंट्स ऑन अ बराबर, एक्स एक्सिस बराबर। चार्ट पे। हाँ, बट हम चीज इसको जब लॉग स्केल कर देते हैं तो 10 रुपए नहीं रहता है, वो वो परसेंटेज में आ परसेंटेज में जाता हो है। जाता है। तो ओह! अगर 100 रुपए का स्टॉक है, हुँ, हुँ, 110 गया ऊपर, हुँ, 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 ओके, हुँ। तो 1 सेंटीमीटर इज 10%। ओके। तो हम लोग जब कहते हैं कि फिफ्थ वेव फर्स्ट वेव से इक्वल होगा हुँ, हुँ, तो हुँ। परसेंटेज टर्म्स में बोलते हैं। ओह! तो अपन उतना अनुमान लगा सकते हैं कि ये इतना इतना जा स परसेंटेज ऊपर जाएगा, ये नहीं कि 10 ओह! रुपए ही बढ़ेगा, सही बट है। अगर 10% है तो 10% बढ़ेगा। तो बराबर। ये चीज लॉग स्केल पे साफ साफ दिखती है। हुँ, 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 हुँ। अरिथमेटिक स्केल पे हम पॉइंट्स में ही सोचते हैं, बट बराबर। एक बार आदत हो जाती है लॉग स्केल की तो लोग परसेंटेजेस में ही सोचेंगे कि फिफ्थ और फर्स्ट को परसेंटेज में मैप किया जाए। ओह! तो रोहित जी बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और आपने रूल्स भी समझाए और गाइडलाइन भी समझाई आपने इसकी। तो इसमें जो ट्रेडेबल वेव है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एकदम डीप जाओ। मेरे को खाली बता सकते हो कि इसको अपन कहाँ पे टू अवर एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं जब हम पोज़ीशन बना रहे हैं। तो क्या ये रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए काम आता है या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए काम आता है? जस्ट मतलब आपका थॉट्स जानना चाहता हूँ इसके अराउंड। सो ब्रेकआउट इज वन ऑफ द बैड वर्ड्स इन इन आवर इंडस्ट्री ना, कि ब्रेकआउट के बाद तो सब घुस ही जाता है। सही है। तो एलियट वेव का काम ही है ये है कि वो अर्ली एंटिसिपेट कर So लेता है। is it reversal trading tool or a breakout trading tool? My question is नहीं, that. बट मैं इसको ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि इट्स अ रिवर्सल ट्रेडिंग टूल ओनली, बट जरूर ये है कि जब अर्ली एंटिसिपेट वो कर रहा है तो सॉर्ट ऑफ यस, Yes. Okay. सॉर्ट ऑफ Forecasting tool इट है. हैज अ रोल इन कैचिंग रिवर्सल्स अर्ली। Correct. Correct. सो दैट इज ट्रू, Okay. बट
जैसे हमने पहले भी सोचा, इट इज ऑल्सो समथिंग विच इंक्रीजेज योर प्रोबेबिलिटी, जो कि आपको ट्रेंड के बारे में बताता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ इस डायरेक्शन में मुझे खेलना है, किस डायरेक्शन में मुझे खेलना है, सही है, वो बता देता है। सही बात है। और उसके बाद रिवर्सल को पकड़ने में जरूर बहुत काम आता है, क्योंकि इट इज अर्ली, सो Correct. यू आर राइट, हाँ। इट कैन बी कॉल्ड अ रिवर्सल सिस्टम, बट मैं वो कभी कभी नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि फिर आप हमेशा रिवर्सल ही ढूंढ रिवर्सल रहे ही, हो। क्योंकि अगर वेव 4 कंप्लीट हो रहा है और वहां पे कुछ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना और ब्रेकआउट हुआ, तो वो तो वेव 5 स्टार्ट हुआ और वो तो क्लासिकल हाँ। चार्टिंग के हिसाब से भी ब्रेकआउट हो हाँ, गया। हाँ, वो ब्रेकआउट भी है, और इट इज ट्रेंड फॉलोइंग ऑल्सो, क्योंकि आप कह रहे हो कि ट्रेंड अप ही है, 1 2 3 4 तो बना है, तो बराबर, ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है, सही तो आप ट्रेंड को ही पकड़ रहे हो, सही बात सो है। इट इज ऑल्सो अ ट्रेंड फॉलोइंग टूल। करेक्ट, सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग टूल प्लस रिवर्सल ट्रेडिंग टूल। ओके ओके। और एक और चीज है कि इंडिया में बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, इतने कम लोग क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, मतलब एलियट वेव? क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। ओके। ओके, मैंने उसको सिंपल फॉर्म में बताया कि ये हाँ, हाँ, रूल हाँ। से आपको अप्लाई करना है, बराबर। बट जब हम वो लोग एक्चुअल प्राइस को देखते हैं, उसमें हर दिन भाव ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, तो डेली मुझे काउंट्स मार्क करने हैं और डेली उसमें एडजस्टमेंट करना है। ओके, तो अगर मैं हम लोग एक्चुअल चार्ट देखें, ओके ओके, एक्चुअल अगर चार्ट पे जाते हैं, तो अब हमने एक एक्चुअल चार्ट खींच लिया। अब जो मेहनत का काम है, जो मैं हाँ, हाँ, कह हाँ। रहा था कि लोगों को डेली करना पड़ता है हाँ जी। एलियट वेव एनालिसिस में, ये है कि हर लेवल पे अगर मैं ब्रॉडली बोलूं कि चलो ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ये वेव 3 है, 4 है, 5 है, ये ओके। मैंने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे अगर मार्क किया, हम्म। मुझे ये भी करना पड़ेगा कि इसके इंटरनल्स में 5 वेव्स भी हैं। जो आपने मुझे सिखाया था Yes. स्टार्ट में। क्योंकि थर्ड वेव भी 5 वेव में सब डिवाइड होगा, ओके। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 भी करना है, इसका भी 2 होना चाहिए, इसका भी 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। ओ। ओके, ये मैंने बहुत ही क्विकली किया। ये डे टू डे बेसिस पे हम लोग धीरे धीरे अपडेट करते हैं, तो वो सेटअप बनता जाता है। ओके 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 कुछ हद तक काम है, ओके। और ये काम आपको करना पड़ता है ओ। कि ये 5 है, तो ये 5 1 हुआ, 2 हुआ, इसका 5 है, फिर वो 3 हुआ, 4 हुआ, फिर उसका 5 कहाँ पे खत्म होगा, या तो यहाँ पे खत्म होगा या ये 5 यहाँ पे खत्म होगा, वन ऑफ द टू। पता चला बराबर ये यहाँ नहीं है बट यहाँ है। बराबर। ऐसा भी कभी कभी होगा, क्योंकि आप देखोगे कि इसके इंटरनल्स कहाँ हैं, फिर आप सोचोगे कि शायद ये 1 इधर है, 2 3 4 5 ऐसे भी वो है हाँ, क्या। 5 ट्रंकेट हुआ, ओके, ऐसा कुछ है, हाँ। सो ये एक डेली का काम है। बराबर। फिर ये चीज हम जब डेली पे करेंगे, हम लोग फिर हायर पे भी जाएंगे कि चलो क्वार्टरली चार्ट पे देखते हैं ठीक है। क्या वेव काउंट्स बन रहे हैं। हम्म। तो यहाँ हम लोग जब क्वार्टरली चार्ट पे भी जाते हैं, तो हाँ। कई डिग्रीज पे हमें दिखेंगे कि चलो ये एक ये भी एक 5 वेव हो सकता है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ओके। और फिर और लॉन्गर टर्म हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे क्या यहाँ से भी ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये खत्म हुआ कि अभी भी हो रहा है। तो ये एक कंटिन्यूस काम है एक एलियट वेव एनालिसिस का, अच्छा कि अच्छा। आप जिस टाइम फ्रेम पे, अगर आप इन्वेस्टर हो, आप हायर टाइम फ्रेम्स पे ये काउंटिंग कर रहे हो, अगर आप ट्रेडर हो, आप डाउन टू द डेली टाइम फ्रेम भी करते हो। बराबर बराबर तो इस मेहनत के पीछे लोगों को कभी कभी लगता है कि अरे यार, बराबर बट थोड़ी तो मेहनत लगेगी। बराबर तो बराबर। प्रॉब्लली आई फील ये एक कारण है लोगों का इस चीज को नहीं करने का। सबको क्विक सोल्यूशन चाहिए कि बराबर। बस बाय सेल सिग्नल दे दो मैं काम कर लूं। अगर आपको बिल्कुल ही फाइन हाँ। टर्निंग पॉइंट्स पकड़ने हैं, हाँ। तो ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे ये जो चार्ट दिख रहा है आपका, इसमें आपने जो मेरे को सिखाया, मेरे को प्रॉपर पता चल गया है। अभी आपने जो 3 रूल बताए थे, मैं सही Yes. या गलत खाली बता देना। श्योर। ठीक है, तो आपने बोला कि इसके अंदर 3 रूल होते हैं कि वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वेव 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पे, Yes. तो वेव जो 2 है दैट विल नेवर गो बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव 1। बिल्कुल तो जो ये यहाँ पे पास कर रहा है, तो ये टिक हो गया, पहला रूल। करेक्ट। फिर आपने बोला कि जो थर्ड वेव होगा वो विल बी द लॉन्गेस्ट। नहीं, will not be the shortest. हाँ सॉरी विल नॉट बी द शॉर्टेस्ट, वैसा गिनते हैं, ठीक है। Yes. तो ये जो वेव 1 है, ये छोटा है, तो ये इससे बड़ा है, तो दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट। Yes. ठीक है, तो ये जो सेकंड रूल था वो भी आप फुलफिल हो गया। और फिर आपने बोला कि जो वेव 4 जो बनेगा, Yes. दैट विल नेवर गो इन द टेरिटरी ऑफ द वेव 1, जो यहाँ पे नहीं हुआ। Yes. तो ये भी यहाँ पे आई वुड से कि फॉलो किया। Yes. सो दिस इज अ कंप्लीट EW साइकिल व्हिच यू हैव basically shown me here.
अभी ये जो ईडब्ल्यू थियरी है, ओके, वेव प्रिंसिपल है, ये किसमें ज्यादा रिलायबल होगा? क्या ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स को यूज करेंगे उसमें ज्यादा रिलायबल होगा, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग का मूव अगर कैप्चर करना है तो उसमें ज्यादा रिलायबल होगा, या फिर 5 मिनट 15 मिनट चार्ट को यूज करके इंट्राडे ट्रेड में ईडब्ल्यू को यूज करेंगे तो ज्यादा रिलायबल होगा? तो सी इसकी रिलायबिलिटी कब बढ़ती है? मैं आपको बताता हूँ, हर टाइम फ्रेम पे रिलायबल है। ओके ओके ओके, बट हर टाइम फ्रेम की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए वी हैव टू नाउ गो वन स्टेप अहेड। सी अगर हम बहुत ही कम टाइम फ्रेम पे, जैसे आपने बोला 15 मिनट 5 मिनट, उसमें जरूर मुश्किलें आएंगी, क्योंकि ओके, द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ बार्स अप्स एंड डाउन्स विच यू आर सीइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बराबर तो उसमें एरर, रूम फॉर एरर बहुत बढ़ जाता है, मिस्टेक्स बराबर करने की मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बराबर। काउंटिंग में, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे। अच्छा अच्छा, तो शुरुआत हमेशा एक हायर टाइम फ्रेम से होती है। ओके, अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी जाना है हाँ, तो उसको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जो 1 है हाँ, वो छोटे टाइम फ्रेम में 5 वेव्स है। बराबर उसके तो अंदर बड़े भी टाइम फ्रेम को इग्नोर ना करें, ओके, छोटे टाइम फ्रेम में भी जाने के पहले, क्योंकि ओह! छोटा टाइम फ्रेम जो है बड़े का ही सबसेट है। बरोबर, बरोबर। तो इसमें आ गया मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अच्छा। दूसरी चीज जो हमें हायर टाइम फ्रेम्स में मदद करती है काफी हद तक, कि वेव एनालिसिस के साथ हम लोग जब सेंटिमेंट को स्टडी करना शुरू करते हैं, ओके, क्योंकि शुरू में हमने समझ लिया कि एलियट वेव एनालिसिस जो है वो साइकोलॉजी है। ओके, ओके, लोगों का मूड, लोगों का बिहेवियर, उसको हम लोग मैप कर रहे हैं। अगर हम बराबर। लोग लोगों का बिहेवियर मैप कर रहे हैं तो हाँ। नेचुरली जब भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ, लोग बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। उतावले होते ओके, हैं। उतावले हो जाते हैं, उत्साहित बराबर। होते हैं। सो बेसिकली एंड देयर इज ग्रीड। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो जो इमोशन है हाँ, ऑप्टिमिज्म का, बराबर। वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट में दिखता है। और ओह! सिमिलरली जब भाव गिरते हैं हुँ। तो लोग पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, हुँ। डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अच्छा, और अच्छा। वो सेंटिमेंट भी कहीं ना कहीं कैप्चर होता है। ओके, तो ओके, मार्केट डेटा में से हम लोग कई टाइम फ्रेम्स के सेंटिमेंट निकाल सकते हैं, ओके। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, और ऐसे कई सेंटिमेंट इंडिकेटर्स हमने बना के अपने स्ट्राइक प्लेटफॉर्म पे डाले हैं, विच पीपल ओह! कैन तो चेक आउट। तो ये क्या है? स्ट्राइक क्या है? सो स्ट्राइक, आई मीन, पार्ट ऑफ माय जर्नी जो मैंने एलियट वेव्स पे पहले पहुंचा। तो हाँ। एलियट वेव्स के बाद आई स्पेंट 18 इयर्स एट शेर खान। वहां पे रिसर्च किया, फंड मैनेजमेंट किया, हाँ। एंड इवेंचुअली आई क्विट इन 2019। करेक्ट, और करेक्ट। ये सब जो लर्निंग्स थे, ये जो जो मैं बता रहा हूँ, एलियट वेव के साथ टेक्निकल्स को कंबाइन किया, उसके बाद सेंटिमेंट सेंटिमेंट, इंडिकेटर्स। उसके बाद फंडामेंटल्स, बहुत चीजों को एलियट वेव ने क्या किया कि हर चीज को जोड़ दिया। हुँ। क्योंकि ये बिहेवियरल साइंस है, मतलब इट्स ओके, अ सोशल साइंस। बराबर, ओके, तो सोशल साइंस मतलब हम जब इकोनॉमिक्स की सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सोशल साइंस। बराबर, तो ये ज्वाइन हो जाता है। तो बरोबर। ये ज्वाइन कहाँ होता है, ये समझ में आया। हुँ। फंडामेंटल्स क्या है? एक कंपनी का बिजनेस साइकिल है। बराबर, ओके, तो बिजनेस गोस थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बरोबर। तो वहां पे भी कहीं बिहेवियरल एलिमेंट है, क्योंकि लोग शुरुआत में सोचते हैं कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है, इसके वैल्यूएशंस कम है, तो बराबर। दिस इज द सेंटिमेंट इज नॉट वेरी गुड। फिर वो ओह! ग्रोथ आती है, फिर वैल्यूएशंस बढ़ते हैं, तो सेंटिमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक। सही बात। तो वहां पे भी बिहेवियर आ रहा है। हुँ। तो वेव काउंट्स और बिहेवियर हुँ। फंडामेंटल से भी मैच होते हैं, इकोनॉमिक से भी मैच होते हैं। तो एलियट वेव इज सॉर्ट ऑफ द जॉइनिंग टूल, सबको जोड़ने का काम कर रहा है। बरोबर, बरोबर। और क्योंकि इसमें लोगों की बिहेवियर है और सेंटिमेंट है, तो हमें कहीं पे सेंटिमेंट टूल्स डालने पड़े। तो ओह! जब ये चीज डालनी पड़ी, हुँ। तो इसके कई इंडिकेटर्स और ये सब चीज जो भी मैं बात कर रहा हूँ, इस सबको हमने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे डाला, जो कि आफ्टर आई लेफ्ट शेर खान, ओके, जहाँ पे जितने टूल्स हैं, जैसे मैंने सेंटिमेंट इंडिकेटर्स बताए, वो सब उस पे ओके, लोगों को अवेलेबल हो गए हैं। बराबर। तो ये एक और लेयर है हाँ। सेंटिमेंट का, जो हम वेव एनालिसिस के साथ मैच कर सकते हैं, कि अच्छा, ओके। लोग बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, मेरा वेव सी खत्म हो रहा है, हुँ। तो वेव सी के बॉटम को मैं सेंटिमेंट में कैसे मैच करूं? बरोबर, तो बरोबर। सब लोग पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, ये कैसे मैं समझ सकता हूँ? एनएसई पार्टिसिपेंट डेटा देता है ओके। कि क्लाइंट्स, एफआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की फ्यूचर्स मार्केट में लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन क्या है। बरोबर। हमें पुट कॉल रेशियो मिलता है, पीसीआर। एडवांस डिक्लाइन डेटा मिलता है, करेक्ट, करेक्ट। और कई ऐसे अलग अलग डेटा पॉइंट्स को हम लोग जोड़ जोड़ के सेंटिमेंट मेजर करते हैं, शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, मीडियम टर्म सेंटिमेंट और लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट, तीनों लेवल्स पे। ओह! इससे हम लोग जब वेव एनालिसिस करते हैं और साथ में इसको जोड़ते हैं कि चलो बहुत ही लॉन्ग टर्म फिफ्थ वेव खत्म हो रहा है, हाँ। वहां पे क्या सब लोग तेजी में आ चुके हैं, बरोबर। ये चीज समझना है। और पान वाले को भी पता लग जाता है कि अभी कि अभी दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट।
और वहां पे ऐसा लोग बोलते हैं कि वो एक ऐसा सेंटिमेंट इंडिकेटर है कि अभी आप समझ लो कि यहाँ पे टॉपिंग प्रोसेस चल रहा है। यस, बट ओके। मेरा मानना है कि दैट वाज द ओल्डेस्ट इंडिकेटर व्हेन वी हैड नो डेटा। तो लोग ओह, ये सोचते थे कि पान वाला यार, इट वाज नोन एज द शू शाइन बॉय। पुराने बराबर। जमाने में जब शू शाइनिंग वाज इम्पोर्टेंट, सब लोग हम्म, जूतों जूतों में ऑफिस जाते थे, उनको पॉलिश करके। तो सही अगर बात वो है। आपसे टिप मांग रहा है तो मतलब समझ लो। हाँ। बट आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में, हम्म। वी डोंट नेसेसरली गो आउट टू द शू शाइन बॉय, एंड सो हम्म, वो चीज आपको नहीं पता चलती है। तो मैं कहता बराबर। हूँ, ये मत सोचिए कि आपके 5 दोस्त तेजी में हैं तो तेजी बहुत ज्यादा हो गई। सही बात है। आपको पूरे बाजार में क्या हो रहा है वो पता लगाना है। तो सही बात। मार्केट डेटा, डेटा ओह। में से खींचिए कि सेंटिमेंट क्या है। और एक चीज आपसे मैंने अभी जस्ट सीखी है कि आप बोल रहे हो कि सुनील, ईडब्ल्यू तो है ही है, एलियट वेव प्रिंसिपल है ही है, लेकिन इसके साथ में तुम थोड़ी दो तीन चीजें और ऐड कर दोगे, जैसे फंडामेंटल्स हो गए जो आपने हम्म, बताया, फिर बोला आपने बोला कि सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को ऐड कर दो, तो आपका जो एज है वो बढ़ जाता है क्योंकि यू हैव मोर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। सो द ओह। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाँ हाँ हाँ। गोज अप एंड अप एंड अप एक्सपोनेंशियली। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अभी एक और चीज मुझे समझना है कि ये जो आपने सिखाया पूरा ईडब्ल्यू प्रिंसिपल, और यस। बाय एंड लार्ज मोटा मोटी के तौर पे आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है, मैं खुद सीख गया, ठीक है। तो अभी मुझे जानना है कि कभी भी आप एलियट वेव एनालिसिस कर रहे हो तो दो टाइम फ्रेम लगाओ। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो आप आवरली भी देखो और डेली टाइम फ्रेम भी देखो। अगर आप मिड टर्म व्यू ले रहे हो तो आप वीकली भी देखो और फिर उसके नीचे आके डेली देखो। तो ये क्या है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। यस, इसको हम लोग ब्रॉडली बोलेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके ओके। और इसका जो बेसिस है, हम्म। बहुत ही सिंपल टर्म्स में, जो कि लोगों को यूजफुल हो सकता है, हम्म। कि अगर मुझे ट्रेंड के सही डायरेक्शन में रहना है, ओके, हम्म। तो हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है, हाँ हाँ हाँ। उसी चीज को मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। हुँ, ओके, हुँ। तो अगर वीकली ट्रेंड तेजी का है ओके। तो डेली के चार्ट पे मुझे तेजी करना है, मंदी नहीं करनी। ओके। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम से मेरा ट्रेंड सेट हो जाता है कि चलो बराबर। ये डायरेक्शन है। और लोअर टाइम फ्रेम पे मैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन करता हूँ। ओके, ओके, तो ओके। हमेशा हायर टाइम फ्रेम का डिटर्मिनेशन होगा और लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन होगा, ओके। क्योंकि तेजी के मार्केट में मंदी करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि करेक्शंस छोटे से होते हैं। छोटा सा 2 हो गया, फिर 3 होगा, फिर बरोबर। छोटा सा 4 होगा, हुँ, 5 बड़ा होगा। तो बरोबर। 3 और 4 का करेक्शन आपको क्यों पकड़ना है? 1 और 2 का हुँ, करेक्शन क्यों पकड़ना है? सही बात। आप लार्जर डायरेक्शन में 1, 3, 5 खेलते जाओ, बराबर, वहां पे बराबर। ज्यादा पैसा बनेगा। तो कंसंट्रेशन आपका डायरेक्शन में रहना चाहिए। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। इसलिए हायर टाइम फ्रेम पे एक बार आप डायरेक्शन सेट कर लो कि हाँ किस जी। जगह जाना है आपको, हुँ। और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे उसको एग्जीक्यूट करो। आप बोल रहे हो कि हायर डिग्री टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड को जानो और उसके एक लोअर डिग्री टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे आपके ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करो, वो यस, ट्रेंड को देख के। उसी उसी डायरेक्शन में। तो काउंटर ओके। ट्रेंड ट्रेड्स नहीं लेंगे इसमें। क्योंकि नेल्सन एलियट है, इन्होंने क्या किया है कि डाउ थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट उठाया और इन्होंने बोला कि मैं थोड़े मेरे रूल्स लगा रहा हूँ इसके हम्म, ऊपर, ताकि मैं थोड़ा सा और इसको मेरा ऑब्जेक्टिव बना दूं। यस, ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाया, बट उन्होंने बोला कि ये बिहेवियरल पैटर्न है लोगों का, करेक्ट। क्योंकि उन्होंने कई चार्ट्स पे स्टडी किया कि डाउ थ्योरी तो है, हाँ, बट डाउ थ्योरी में डेफिनेशन नहीं है कि बराबर। ये बिहेवियरल पैटर्न लोगों वो का पूरा क्या रो है। है, डाउ हाँ, थ्योरी पूरा रो है, तो यस, इन्होंने अपने खुद के रूल्स लगा रूल्स दिए। लगा दिए। ओह! ओके, ओके, ओके। तो इसमें मेरे को जानना है कि आपका जो ट्रेडिंग सेटअप होता है, अभी यस, आपने सब समझा दिया, यस, इसके रूल समझाए, गाइडलाइन समझाया, यस, आपने बोला कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। यस। अब आपका क्या ट्रेडिंग सेटअप है? मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है, हाँ, और हाँ। इसको हमने इसको भी नाम ही दे दिया है। अच्छा, जो मैंने स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बताया उस पे भी कॉल इट रोहित ट्रेड सेटअप। ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या सिखाते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 थिंग्स। उससे बाहर मुझे जाना नहीं पड़ता है। हाँ जी। अब ये नहीं जरूरी है कि आप ये 4-5 चीजें ही लो, बट 3-4-5 इंडिकेटर से ज्यादा आपको चाहिए नहीं लाइफ में। तो ओके, मेरे ओके। क्या है वो मैं बता देता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। एलिट वेव एनालिसिस तो है ही, ओके। ओके, बट उसके साथ साथ हुँ। बॉलिंगर बैंड्स। हाँ, तो बॉलिंगर बैंड जब हम लगाते हैं, हाँ। उसमें 20 डे मूविंग एवरेज अपने आप आ जाता है, मीडियन लाइन, मिड लाइन। करेक्ट। उसके साथ मैं लगाता हूँ 40 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ओके, वो ओके, किसके लिए? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो क्या है, मूविंग एवरेज का थियरी है कि उसमें हाँ, भी, जैसे मैंने वीकली और डेली बोला, हाँ। मूविंग एवरेजेस में भी यू शुड यूज वन हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज, वन लोअर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज। ओह! तो इसीलिए तो 20 20-40। और 40, एक हायर और एक ओह! लोअर, तो इसका करेक्ट, कॉम्बिनेशन करेक्ट, हो करेक्ट, जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो 20 जो है शॉर्ट ट्रेंड पकड़ता है, और 40 या 50 जो भी लो, वो एक ओके, ओके। मीडियम या लॉन्गर ट्रेंड पकड़ लेता है। बरोबर, तो दो बरोबर। मूविंग एवरेजेस का एक कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, बॉलिंगर बैंड क्या काम करता है? वो वॉलेटिलिटी पकड़ता है, बरोबर। क्योंकि बॉलिंगर बैंड इज नथिंग बट प्लॉटिंग 2
2 स्टैंडर्ड डिविएशंस फ्रॉम द 20-day मूविंग एवरेज। बराबर। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? वॉलेटिलिटी है। बराबर, तो बराबर। आप वॉलेटिलिटी प्लॉट कर रहे हो, मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे हो। बराबर, बराबर। उसके साथ मैं प्लॉट करता हूँ अपना आरएमआई, व्हिच इज अ ओके। मोमेंटम इंडिकेटर। बराबर। इसमें सिर्फ ये फर्क है कि जो आरएमआई हमारा प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, ये टिपिकल एमएसीडी से करीब 2-3 दिन पहले सिग्नल देता है। ओह! रीडिंग वही तो है, थोड़ा लीडिंग इंडिकेटर है ये। पूरा लीडिंग इंडिकेटर है। ओह! ओके, तो वी जस्ट ट्राई टू स्पीड इट अप, क्योंकि एमएसीडी का एक ही क्रिटिक है, बढ़िया इंडिकेटर है बराबर। कि वो थोड़ा लेट हो जाता है सिग्नल देने में कभी सही कभी। बात है, सही बात तो है। उसको स्पीड करने के लिए हमने रेट ऑफ चेंज डेटा वो सब स्टडी करके कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर क्रिएट किया, स्मूथ करके डेटा, बराबर। यू नो, और आप इसको एज़ अ मोमेंटम साइकिल की तरह यूज़ करते हो। इसको एक मोमेंटम साइकिल की तरह यूज करते हैं कि वो एक ओह! घूम के मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, बराबर, मतलब भाव बढ़ेगा फिर बढ़ना बंद हो जाएगा। बराबर, जब भाव बढ़ना बंद होता है, ये जरूरी नहीं कि भाव गिर रहा है। ओके, बराबर, तो हम कहते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है, बराबर। बट कंसोलिडेशन होता है तो रेट ऑफ चेंज तो आपका वापस जीरो तक आ जाता तो है। पीक ट्रफ, पीक ट्रफ वापस जीरो तक। ओके, ये हर मोमेंटम इंडिकेटर का थियरी है, इनफैक्ट ओके, नॉट ओके। ओनली फॉर द आरएमआई। ओह! तो मैं कहता हूँ कोई भी आप मोमेंटम इंडिकेटर बी स्टडी इट कर रहे हो, एमएससीडी एनीथिंग। एनीथिंग, हाँ, वो हाँ। जीरो से ही शुरू होता है, वापस जीरो पे ही आता है। ओके, और वो क्योंकि भाव जो है बढ़ेगा या तो घटेगा या साइडवेज जाएगा। सही बात है। साइडवेज भी जाएगा तो भी एमएसीडी या मोमेंटम जो है जीरो ही आना है, बराबर, और फिर वापस बढ़ेगा मोमेंटम, बराबर, फिर वापस बराबर, घटेगा। बराबर। तो चाहे आप बॉलिंगर बैंड्स को देख रहे हो, चाहे हुँ, आप मोमेंटम को देख रहे हो, हुँ। इसमें साइकिल्स है। ओके, ओके, ये साइकिल्स डेली लेवल पे है, वीकली लेवल पे है, मंथली लेवल पे, तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं। बराबर। तो कॉम्बिनेशन मैंने बताया बॉलिंगर बैंड, हुँ, उसके साथ 2 मूविंग एवरेज हो गए 20-40, बराबर। आरएमआई मेरा मोमेंटम इंडिकेटर हो गया। हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा इससे बाहर में जाता हूँ आरएसआई तक। तो आरएसआई को आप क्या डाइवर्जेंस के लिए यूज़ करते हो? यस, डाइवर्जेंसेस या फिर एक्सट्रीम रीडिंग्स अगर आ जाते हैं, बहुत ही ओवरबॉट ओवरसोल्ड मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे, कि ओके। सोचिए कि 85 वीकली पे भी है, 85-90 मंथली पे भी है। ओह! ऐसे ओके। अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस आ गए। हाँ। और आरएसआई में एक दूसरी खूबियत है कि जब एक ट्रेंडिंग मार्केट में रहता है तो हाँ, एक हाँ। रेंज में रहता है, हुँ, 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 मतलब हुँ। 40 और 80 के बीच में घूमेगा। बराबर, ओके, या 60 और 80 के बीच में घूमेगा, वो रेंज आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। बराबर, तो बराबर। आरएसआई का एक अलग तरीका है उसको इस्तेमाल करने का। हुँ, हुँ, हुँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे एक्चुअल ट्रेड डिसीजंस है, उसमें आरएसआई डजंट प्ले अ रोल। इट हेल्प्स ओके, इन ओके। जस्ट नोइंग द ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन। बराबर, बराबर। बट काफी महत्व मैं देता हूँ मूविंग एवरेजेस, हुँ, बॉलिंगर हुँ। बैंड्स और ये आरएमआई को। ये कॉम्बिनेशन है सुपर्ब! एलिट वेव के साथ अच्छा। और सेंटिमेंट के साथ। सुपर्ब! रोहित जी, आपने सब समझाया, ठीक है? आपने वेव प्रिंसिपल समझाए, गाइडलाइन समझाई, फिर आपने ग्राफिकली आपने समझाया, फिर आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल पे समझाया। अभी मैंने आपको पूछा कि आपका ट्रेड सेटअप क्या है, वो भी समझा दिया। अब एक और चीज़ मुझे जाननी है, ठीक Yes. है? आपका जो स्टॉप लॉस होता है, हाँ, जैसे कि समझो कोई पुल बैक हो रहा है, वेव 2 Yes. कंप्लीट हो रहा है, तो आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लगता है? और आप ट्रेल क्या मतलब आपका कुछ तो रूल है वो बीसीए में, तो वो क्या है सर? मतलब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो आप? इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। हुँ। मैं ये जो 4-5 टूल्स मैंने बताया जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। इस पूरे डिसीजन मेकिंग में इनका काम आता है। ओके, सो इट इज नॉट ऑन ओनली वन टूल कि ओके। सिर्फ 20 पे या सिर्फ 40 पे या सिर्फ वेव के हाई लो पे। हुँ, 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 ओके, हुँ, हुँ। ये चेंज होता जाता है अच्छा, अच्छा। एज पर द स्टेजेस ऑफ द साइकिल। नो बट जनरली समझो कि वेव 2 कंप्लीट हो रहा है और जो हाँ, पुल बैक ले रहा है वहां पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो वेव 2 का जो बॉटम स्विंग लो है वहां पे वो उस स्टेज पे सही है आप जो ओके, बोल रहे हो कि हाँ, हाँ, अर्ली स्टेज पे अगर मैंने एंट्री ली हाँ, 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 तो वेव 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट थे वही स्टॉप लॉस रहता है। बराबर, बट अगर सी ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेडिंग का, मैं उस हिसाब से बताता हूँ। आपने साइकिल्स का भी पूछा, हम साइकिल्स की बात क्यों करते हैं वो भी बताता हूँ, तो ये हाँ, हाँ, पूरा समझ में आएगा। ओके, ओके, डन, साइकिल की बात हम लोग क्यों करते हैं कि कई लोग जो हैं ट्रेड ले लिया हाँ, और जल्दी भाग जाते हैं। ओह अच्छा, ओके, हम्म, 100 में लिया, 105 2 में बेच दिया और भाव गया 110। सही है, ओके, बट जिस दिन उसने 102 में नहीं बेचा तो हाँ, 98 हो जाएगा। सही है, करेक्ट, तो ये प्रॉब्लम सही है, क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? हाँ, 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 प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो 98 होता है, आप 102 में बेच देते हो। बराबर, आपको लगता है नुकसान हुआ और 102 होने के बाद नुकसान हुआ, तो अगले बार 102 होगा तो मैं बेच दूंगा, बराबर, बट उस बार वो 110 हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि आप उसको राइड कर रहे हो कि नहीं। करेक्ट, करेक्ट, तो मैंने जो ये मोमेंटम इंडिकेटर बनाने का और ढूंढने का जो प्रोसेस है क्यों शुरू किया कि मैंने सोचा ऐसा इंडिकेटर हो और उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि अगर वो जीरो से ऊपर जा रहा है और फिर जीरो तक वापस आ रहा है
जब तक उसमें रिवर्सल, भाव में रिवर्सल नहीं आ रहा है, तो पूरे मूव को कैप्चर पूरे करना मूव है। को कैप्चर किया जाए। ओ और किसी भी टाइम फ्रेम में। तो आपने मुझे अच्छा दूसरा भी पूछा कि डेली, वीकली, आरली ये सब क्यों? तो ये भी डिसाइड करना है मुझे कि ये मूव को मुझे किस टाइम फ्रेम में कैप्चर करना है। तो मैं अगर डेली चार्ट और आरली चार्ट को कंबाइन करता हूँ, तो मतलब डेली में मैंने ट्रेंड देखा, आरली पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो टिपिकली जो आरली साइकिल है बाय और सेल का, और पूरा वो 4-5-6 दिन का होता है। तो फिर मतलब कि जो 4-5-6 दिन में एक स्टॉक में मूवमेंट आ रही है, बराबर उसको मुझे मैक्सिमम कैप्चर करना है। ओके सिमिलरली अगर वीकली डेली का कॉम्बिनेशन करूंगा, तो एक डेली साइकिल जो मोमेंटम का है, बाय से सेल में आता है, उसमें कई वीक्स लग जाते हैं। ओके तो फिर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो गए जिसको 2-3 हफ्ते तक खड़ा रहना है। बराबर बराबर सो पैसा सबसे ज्यादा तब बनेगा जब आप लंबा साइकिल खेलोगे। छोटे बराबर स्टॉप लॉस तो हो जाएंगे, हाँ बट जब हाँ लंबा आया तो उसको छोड़ना नहीं है। तो तो आप नहीं, बोल रहे हो कि पूरे ट्रेंड को राइड करना है। पूरे ट्रेंड को राइड करने के लिए जो स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म है, हाँ 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 वो सिंपल नहीं हो सकता है। वो शुरुआत में ठीक है, वेव ठीक 1 वेव 2 मैंने 0 पे रखा, हाँ 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 वेव 2 बनने के बाद जब 3 शुरू हो गया, हाँ तो कहाँ जाएगा? तो कहाँ तो जाएगा, सही स्टॉप बात लॉस है, चेंज होगा। तो सही है। इसमें ये पूरे जो इंडिकेटर्स मैंने बताए, ये पूरे का कॉम्बिनेशन काम आता है। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में वी विल स्टार्ट अवर रैपिड फायर। क्या ये जो एलियट वेव एनालिसिस है, क्या ये कैश जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं स्विंग के लिए अच्छा है, या ऑप्शंस के सेलिंग के लिए अच्छा है, या बाइंग में भी चलता है? इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? हर अच्छा चीज पे अप्लाई होता है, आपको डिसाइड करना है कि अप्लाई कहाँ करना है। ओके बट सिर्फ ये बताता हूँ कि एलियट वेव एनालिसिस, मतलब जो काउंटिंग हम लोग मार्क करते हैं, वो मैं कैश चार्ट पे ही मार्क करता हूँ। ओके फ्यूचर, ऑप्शन, बाइंग या सेलिंग इज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म वेयर यू वांट टू एग्जीक्यूट। बराबर मतलब मैंने रिलायंस चार्ट पे अगर 1 और 2 मार्क किया और मुझे लग रहा है कि नहीं, ये थर्ड वेव में जाने वाला है, ओके, यहाँ पे मेरा ऑप्शन है कि मुझे ये थर्ड वेव कैश मार्केट में राइड करना है, फ्यूचर में राइड करना है, ओ कॉल बाय करके राइड करना है, पुट बेच करके राइड करना है, क्या एक स्प्रेड बनाया ना है कि एक कॉल लिया, 2 पुट बेच दिए। बराबर ओके, बराबर ये डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन माय रिस्क एंड माय रिवॉर्ड। बराबर तो बराबर एग्जीक्यूट आप व्यू कहीं पे भी कर सकते हो। सो हम्म लेट्स जस्ट अगेन टेक वन स्टेप बैक। एलियट वेव का रोल क्या है? रोल ये है व्यू लेना। तो आप ओके, बोल रहे हो कि रोहित जी, ये एक गूगल मैप है हाँ कि यहाँ से मेरे को उदयपुर जाना है, हाँ तो ये एक गूगल मैप है। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। और आप बोल रहे हो कि यस इसको गूगल मैप की तरह यूज करना है, यस, और फिर प्राइस एक्शन को यूज करके अपन राइड करेंगे वो मूव। बिल्कुल पकड़ लिया आपने कि ओके क्या है। तो अच्छा एलियट वेव आपको सिर्फ बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, कितने दूर जाना है, रोड मैप क्या है आपका, हाँ 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 क्या फ्रैक्टल बन सकता है, बराबर ये सब बराबर समझ गए। बट बराबर आपका एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको मोमेंटम इंडिकेटर चाहिए, एवरेजेस चाहिए, स्विंग हाई लो जो बेसिक डाउ थियरी है वो समझना है, और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना है। कोई नया बिगिनर है, उसको एलियट वेव सीखना है, तो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ वी शुड गो अबाउट लर्निंग एडब्ल्यू प्रिंसिपल्स? सो इट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हाँ मैं बोलूंगा, अगर आप किताब पढ़ते हो हाँ हाँ तो आप हाँ एलियट वेव प्रिंसिपल, मैंने किताब बताई, हम्म उसको उसको पढ़ें और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। अगर सिर्फ ऑनलाइन जाके यूट्यूब वीडियोस से सीखना चाहेंगे, कुछ ना कुछ तो मिस हो जाएगा, मिस हो कहीं ना कहीं जाएगा। एक फाइन पॉइंट, तो आप फाइनल बोलोगे यहाँ पॉइंट। पे स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं सिखाया जाएगा? हाँ, ओह और शायद पीसेस में हो, जैसे हम लोग हम्म आज भी डिस्कशन कर रहे हैं, हमने हम्म इम्पल्स वेव के बारे में बात करी, बराबर कैरेक्टर्स हैं, सब सब कॉम्प्लेक्स सब पैटर्न्स हैं, सिखाया आपने हाँ बहुत कुछ आगे जाके है जो कि हम्म हम लोग इतने समय में नहीं डिस्कस कर सकते हैं। सही बात तो है वो सब चीजों को जानने के लिए गाइडलाइंस, जैसे आपने बोला, किताब आपके बाजू होना जरूरी है ताकि एक रेफरेंस पॉइंट रहे। मैं खुद एलियट वेव की किताब को 20 साल में 50 बार, मतलब 50 भी कम है, कितने बार रेफर किया है, अच्छा अच्छा, तो रीरीड किया आपने? रीरीड किया है, री रेफर किया है कि देखो ये ओह चीज ऐसी है। तो थैंक यू सो मच रोहित जी, आपने इतना नॉलेज दिया, ओके, आपने इतना नॉलेज इम्पार्ट किया मुझे और जो जनता है सबको। तो अभी हमारा रैपिड फायर स्टार्ट होता है। इसमें कैसा होगा कि आपको वन वर्ड आंसर देना है, ठीक है? थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप आंसर दे दोगे, ठीक है? ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वन फेवरेट मूवी एंड बुक ऑन स्टॉक मार्केट। फेवरेट मूवी, ग्लैडिएटर। ओके, एंड वन बुक ऑन स्टॉक मार्केट। रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। ओह, तो आपको इतना पसंद है वो? यस, बहुत बाद में मैंने उसको पढ़ा, हम्म। बट मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अच्छा सब कुछ सीखने के बाद, हाँ ओके, हाँ तो एक अलग एंगल है, हमने इसकी बात नहीं करी। अच्छा 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 सब कुछ सीखने के बाद आप फेल हो जाओगे बाजार में, क्रेजी क्योंकि आपने एक और चीज नहीं सीखी।
उस इससे कुछ रिलेशन नहीं है, चार्ट से कुछ नहीं लेना देना हाँ जी, इसमें। हाँ जी, बताइए। ये सब्जेक्ट है बिहेवियरल फाइनेंस का। ओके। बिहेवियरल फाइनेंस इस चीज के बारे में है हुँ। कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, बरोबर। अपने मन को कैसे मारेंगे। जो हम्म, ह्यूमन मिस्टेक्स होते हैं, पूरी साइंस आप सीख लेते हो, बरोबर। फिर भी आप गलती करते हो। इसमें ह्यूमन एरर आता है। ओह! और ये ह्यूमन एरर जो है, हाँ। मैनेजिंग योर माइंड, मैनेजिंग योर ईगो, हुँ। मैनेजिंग योर फीलिंग्स। बराबर, आप बराबर। लॉस कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, आप अगला सौदा ले पा रहे हो कि नहीं। साइंस तो हुँ। बोल रहा है ले बट आप ले नहीं पा रहे तो हो। आप बोल रहे हो कि ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी? अरे ट्यूशन, अरे दिल को पकड़ लिया। आपको पहले ट्यूशन फीस किताबों को या किसी मेंटर को देनी पड़ेगी, वो आपको सिखाएगा। साइंस सीख लिया, फिर आप सही है। बाजार में आओगे, फिर आप बाजार को ट्यूशन दोगे। तो आपको तो 2 बार ट्यूशन देना है। अरे So my next question comes in one word, how would you describe the feeling of hitting a big win? द फीलिंग इज ऑलवेज ग्रेट, Okay. बिकॉज आपको फाइनली लगता है कि आई हैव अचीव्ड इट। Yes. Okay. So yeah, good to know that. Tea or coffee to stay alert during market hours? क्या लेना पसंद करते हैं आप? मैं ना चाय पीता हूँ ना कॉफी। क्यों इतने हेल्थ कॉन्शियस हो आप? बट आई ओनली हैव मिल्क, पर वो भी सुबह, ऐसा नहीं, मतलब दिन में कुछ नहीं लेता हूँ। मार्केट आवर्स में मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कुछ जगने के लिए करूँ, मार्केट ही जगा लेता है। सही है. So the fourth question comes, if you give one piece of trading advice to your younger self, then what would it be? इसमें क्या है ना, इट एक्चुअली विल गो टू सम बिहेवियरल ट्रेट which I took time to overcome Which you're saying कि this is very hard outside. to master. हाँ, it is hard to master और it takes time because एक self realization होता है। और उसमें one of them was not to be influenced by other people's thinking. Correct. That is Advice you would wish to yeah. give. And thinking and other people's thinking, especially people who you look up to. Correct. That is the hardest part is you look up to somebody and he gives you wrong advice. बराबर. So the fifth question is कि if you could have dinner with one famous trader, dead or alive, then वो कौन होगा? Maybe it will be George Soros. ओह क्रेजी. अच्छा मतलब क्यों नहीं मतलब दूसरे ट्रेडर्स? I think George Soros has probably was an early influence कि उनकी जब कहानी सुनी, जो अगर लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है, what was his claim to fame? It was a big bet he took against the Bank of England. और उसमें उन्होंने पाउंड के अगेंस्ट भर के पुट्स खरीद लिए थे और $2 बिलियन का प्रॉफिट हुआ उनको। तो इसमें 2-3 चीज आती हैं। एक कि ऑप्शंस में बड़ा पैसा बन सकता है, ओके, इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं ऑप्शंस की तरफ। सही बात है. इन्होंने ये चीज करी एज अ ट्रेडर, ओके, और सही गए। सही बात है. तो ये चीज आपको इंस्पायर करती है। कई ट्रेडर्स के लिए एक इंस्पायरेशन पॉइंट होता है। मेरे लिए शायद ये जो स्टोरी थी जॉर्ज सोरोस की, काफी अर्ली ऑन को की, अर्ली 90s में कब हुआ था, बराबर. वो जब सुनी, इट वाज एन इंस्पिरेशन कि यार दिस इज समथिंग to think about or to do or to achieve. सही है. So that is why. Wow, crazy. Wow, superb. The next question is, what is your most memorable trade, whether it was a win or it was a loss? तो यादगार ट्रेड जो कि यादगार इसलिए रहता है क्योंकि या तो आपने बहुत पैसे बनाए रहेंगे. हाँ, नहीं, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट, Okay. कि उसमें कई लोगों ने पैसे बनाए, ऐसा बोलता हूँ मैं, ओके, और वो सब कुछ सीखने के बाद हुआ। अच्छा. मैंने शेर खान को ज्वाइन किया 2001 में, और कुछ टाइम बाद लोगों ने नोटिस किया कि, और तब तक मैंने सब सीख लिया, एलियट वेव और ये मोमेंटम, ये सब करके अपना 99 टू जो फर्स्ट जॉब था जो मैंने बताया, उधर सब सीख के मैं फिर शेर खान ज्वाइन किया। बराबर. तो सब सीख लिया, एलियट वेव भी और इसका कैसे होता है तोड़ फोड़। तो वहां जाके लोगों ने रिकग्नाइज किया, बोलता है ये होता है वो होता है, तो आई स्टार्टेड राइटिंग रिपोर्ट्स। तो 2003 अप्रैल में आई रोट अ रिपोर्ट सेइंग कि ये इन्फोसिस का स्टॉक जो है उसके रिजल्ट के कुछ टाइम पहले कि घुस जाएगा। अच्छा, टूटने वाला है. मार्केट भी टूटेगा और इसमें इन्फोसिस तो गया है। अच्छा. और ये चीज क्योंकि दैट वाज वन ऑफ द टाइम्स आई वाज गोइंग राइट कंटिन्यूअसली, तो एट शेर खान इट गॉट मार्केटेड, सब ब्रांचेस को, फ्रेंड्स सबको दिया, कई लोगों ने पुट्स खरीदे। इन्फोसिस का आया रिजल्ट, और उसमें उन्होंने अपने अर्निंग्स कुछ डाउनग्रेड कर दिए।
Oh, उसके 2 लोअर सर्किट्स लगे, earning miss हो 2 गया. लोअर सर्किट्स लग गए। Crazy. Now the second last question is bull and bear market. Which one would you find सबसे ज़्यादा interesting? There is a craze about both actually, Okay. and for different reasons. Hmm. Bull market में ना it's a little easy, so there is a craze for bear market. Yeah. There is a craze because bear market में आप तेजी और मंदी दोनों में कमा सकते हो। Hmm. बुल मार्केट में मैंने आपको शुरू में बताया ना कि ओवरऑल ट्रेंड अप है तो अप ही खेलो, Correct. डाउन मत खेलो, क्योंकि वेव 2 वेव 4 जो है छोटा होता है, बराबर. तो आप सिर्फ लॉन्ग कर सकते हो, लॉन्ग शॉट नहीं कर सकते। Correct. Stay with the trend. Okay. बेयर मार्केट में क्या होता है, Hmm. शार्प फॉल, शार्प रिट्रेसमेंट, Oh. 50 to 60% रिट्रेसमेंट आ जाते हैं, Correct. फिर से शार्प फॉल, फिर से रिट्रेसमेंट Of the entire move. ऑफ द एंटायर मूव। Oh. तो आप लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट Oh. लॉन्ग तो वहां पे आपको मजा आता है. वहां पे एक अलग ही मजा आता है। और इसमें एक Hmm. और रीजन है मजा आने का कि जो एलियट वेव का ये जो 5-3 हमने पैटर्न देखा हाँ है, हाँ हाँ. एक्चुअल में जब हम तेजी में देखते हैं ना, कई सब डिविजन्स दिखते हैं और धीरे 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 1 2 1 2 3 4 3 Pan 4 out 5 होता है ऐसा वो. करता जाता है, एक्सटेंशंस बनते हैं। Hmm. मंदी के मार्केट में ये पैटर्न परफेक्ट दिखते हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं ना तो वैसे ही क्लियर दिखते हैं। इंपल्स होते हैं उसमें. क्लियर इंपल्स, क्लियर एबीसी, क्लियर इंपल्स, क्लियर एबीसी। अब ये क्यों होता है, हमने स्टडी किया है, दिस इज एन इमोशन, बराबर इमोशंस बाजार में दिख रहे हैं। बराबर. बेयर मार्केट में इमोशंस आर हाइटेंड, फियर, हम्म. बहुत ज्यादा डर, नेगेटिव सही बात न्यूज, है. सही फिर बात. रिट्रेसमेंट, फिर बहुत सारा नेगेटिव न्यूज। तो बेयर हम्म. मार्केट में ये 5-3 पैटर्न जो है थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट दिखता है। बराबर. और एक और चीज मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि आप एज अ फंड मैनेजर इन शेर खान यू यूज टू रन लॉन्ग शॉर्ट फंड, यस, तो इसीलिए आपका थोड़ा वहां से लिंकेज है कि क्योंकि आपको बेयर मार्केट ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहां पे यू वर नॉट ओनली लॉन्ग, मतलब Yes. यू वर नॉट लॉन्ग ओनली, यू वर शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लस. या दैट इज व्हाई यू आर उधर एक आप अपना आउट परफॉर्मेंस दिखा पाते हो, बराबर, वो बराबर. एक अलग एंगल है। सही है सही है. So the last question is and the final one, okay, then we'll be calling it the day. What do you think is the most important skill for a trader to have in the future? सो ये जो स्किल है ना, आई हम्म, थिंक सब साइंस सीखने के बाद इसमें एक और एडिशन आएगा अपार्ट फ्रॉम बिहेवियरियल, जो आप हमने तो बात बॉम्ब करी, बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ते जा क्योंकि रहे तो आपके सवाल पे ही बॉम्ब निकल रहा है। और ये है सुपर्ब. ये मनी मैनेजमेंट की तरफ जाता है। हाँ हाँ हाँ. आई कॉल इट ट्रेड मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग बेसिकली। ओके ओके. जो पोजीशन साइजिंग है इसके बारे में हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी। नहीं करी. हाँ. ये ट्रेडर को बचाए रखता है लंबे समय तक, क्योंकि कहीं पे आपने कॉन्फिडेंस आपका जल्दी आ जाएगा। हमने बोला हाँ बराबर. 3 बहुत अच्छा है, 3 पे ट्रेड करो, उसने थर्ड वेव पे पूरे पैसे लगा दिए और बराबर. कहीं गलत हो गया तो पोजीशन साइजिंग कि करेक्ट. आपको कितने पैसे कब लगाने हैं, पूरे एक साथ नहीं लगाने हैं, उसको बराबर. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके कुछ रूल्स गाइडलाइंस अगर आप अपने बना लो तो ये आपको लॉन्जेटिविटी देती है। ओह, तो आप बोल रहे हो कि पोजीशन साइजिंग का मतलब कि आप एक शेयर के अंदर कितनी क्वांटिटी ले रहे हो और 1 लाख रुपए तो कितने स्टॉक में डिवाइड कर रहे हो, विच Yes. विल बी द टॉकिंग या तो आप स्टॉक में डिवाइड करो, और अगर सिंगल स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो 1000 निफ्टी अगर मुझे ट्रेड करनी है तो पूरी एक साथ नहीं लेनी है, 200 करके लेनी है। उसको कैसे करना है, इन्हीं इंडिकेटर्स के बेसिस पे जो हम लोग ने बात करी, मूविंग एवरेज बैंड, ये वो, इसी को मिला के मैं पोजीशन साइज कर सकता हूँ। सुपर. ओके, तो पोजीशन साइजिंग सीखना कि 200 200 200 करके कैसे मैं खरीदूं। इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ, लॉस कैसे होता है। मैंने 100 रुपए पे 200 शेयर लिए, 95 हो गया, तो मैं सोचता हूँ अब तो बॉटम हो ही गया होगा, 200 और ले लेता हूँ, बराबर. फिर वो 90 होता है और एवरेज और 200 लेता हूँ। तो ये जो है बाइंग द डिप, ये नुकसान करने का तरीका है। पोजीशन साइजिंग जो है वो काउंटर ट्रेंड, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं किया जाता है। Oh, so you are saying कि don't buy the losers, buy the winners and हाँ. sell the losers. Add to your winners Correct. is position sizing. Correct. मैंने अगर 100 रुपए में चीज ली है, ओके, 105 हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बाजार आपको बोल रहा है आप सही हो। बराबर बराबर. तो आप सही हो तो 200 और ले लो। अब आप सोचो, 100 में मैंने 200 लिया, 105 में मैंने 200 लिया, मेरा एवरेज क्या है? 102.5. बराबर है, 102 का आ गया. मेरा एवरेज करंट मार्केट प्राइस से कम है। लूजर क्या कर रहा था, 100 से 90 में ले रहा था, उसका एवरेज प्राइस ऊपर है, मतलब अभी भी नुकसान में ही है एवरेज करने के बाद, बराबर. प्रॉफिट में नहीं आ रहा। यहाँ मैं प्रॉफिट में एवरेज कर रहा हूँ,
तो मेरा अभी भी प्रॉफिट है और बाइंग प्राइस, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है ऊपर बढ़ गया। तो अभी सोचिए कि 110 के बाद भी अगर घटता है या 105 से घटता है, मैं कॉस्ट प्राइस पे भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। तो मेरा नुकसान करने का जो लिमिट है वो कम हो गया। रोहित जी, थैंक यू सो मच। मतलब आपने जो पर्सपेक्टिव दिया, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आपने ए से लेके जेड तक पूरी जर्नी को कंप्लीट कराया। बाद में आपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बताया, लास्ट में पोजीशन साइजिंग, एंड इट वाज अ कंप्लीट फैंटाबुलस पॉडकास्ट विद यू रोहित जी। थैंक यू सो मच। आपने मेरे हर चीज को खींच भी लिया। मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे एंगल्स खींचेंगे एलिट वेव के बाहर। नहीं नहीं नहीं, बहुत 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 मजा आया। एंड थैंक यू सो मच रोहित जी फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू माय सो मच। प्लेजर, आई एंजॉयड एवरी बिट। थैंक यू सो मच। प्लेजर।